हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। झांसर एकेडमी फॉर आईएएस में आपका स्वागत है। गाइज, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग के काम की चीज मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो या अन अकेडमी पे किसी भी कोर्स को अगर आप परचेज करने पर विचार कर रहे हो तो तुरंत आज ही परचेज कर लो। 20% का डिस्काउंट आपको मिलेगा कोड यूज करने पर। झासर कैपिटल लेटर में झासर कोड यूज करोगे तो आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट जो है वो मिलेगा किसी भी कोर्स में। आप कुछ परचेज कर रहे हो, आपका कोई फ्रेंड परचेज कर रहा है, उसको एक ही कोड देना, वो है कैपिटल लेटर में झासर। राइट। और बहुत सारे नए नए कोर्स अभी ये लॉन्च कर रहे हैं, ऑप्शनल भी है, ईएमआई पर कोर्स आप ले सकते हो, बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, झासर कोड करके चीज परचेज कर लो आप, जो भी आपको चाहिए अन अकेडमी पर। ठीक है गाइस, डिस्कस करेंगे धार्मिक तीर्थ स्थलों की यात्रा प्रोटोकॉल 1974 के बारे में। प्रोटोकॉल ऑन विजिट टू रिलीजियस श्राइन्स 1974। तो आपको गाइस बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये एक द्विपक्षीय समझौता है, एक बायलैटरल एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, याद रखिएगा। इस समझौते के तहत भारतीय और पाकिस्तानी नागरिकों को दोनों देश में कुछ धार्मिक स्थलों की यात्रा करने की सुविधा प्रदान करता है ये प्रोटोकॉल। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये क्या सुविधा प्रोवाइड कराता है कि इंडियंस जो है वो पाकिस्तान में जाकर धार्मिक तीर्थ स्थलों को विजिट कर सकते हैं और पाकिस्तानी इंडिया में आकर धार्मिक तीर्थ स्थलों को विजिट कर सकते हैं। और नवंबर 2018 तक ये प्रोटोकॉल के तहत पाकिस्तान में 15 और भारत में 5 स्थान शामिल हैं। तो पाकिस्तान के अंदर 15 तीर्थ स्थल शामिल है जहां पर इंडियंस जाकर विजिट कर सकते हैं और भारत में 5 तीर्थ स्थल शामिल है। तो हम डिस्कस करेंगे कि ये 5 तीर्थ स्थल कौन से हैं। तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए और ये कौन सा तीर्थ स्थल है ये पता होना चाहिए, और किस सूफी संत या किस पर्सनालिटी से एसोसिएटेड वो तीर्थ स्थल है, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती को समर्पित राजस्थान के अजमेर में अजमेर शरीफ दरगाह है, वेरी फेमस अजमेर शरीफ दरगाह। फिर निजामुद्दीन दरगाह आप जानते हैं दिल्ली के अंदर है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को समर्पित है ये। और दिल्ली में स्थित सूफी संगीतकार अमीर खुसरो को समर्पित एक दरगाह हम लोग को दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है, अमीर खुसरो दरगाह। और मुझिद अल्फ सानी सरहिंद को समर्पित भारत के पंजाब में स्थित सरहिंद शरीफ है। तो सरहिंद शरीफ कहाँ है? पंजाब में। और हरिद्वार के पास सूफी संत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर को समर्पित कलियार शरीफ दरगाह हम लोग को देखने को मिलता है। तो सरहिंद शरीफ, कलियार शरीफ और अमीर खुसरो, इसके अलावा निजामुद्दीन, फिर अजमेर शरीफ। तो ये 5 हम लोग को मतलब इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस हम लोग को देखने को मिलती हैं जहां पर पाकिस्तानी नेशनल्स जो है वो आकर विजिट कर सकते हैं, प्रेयर्स कर सकते हैं। राइट। और किस प्रोटोकॉल के तहत? ये प्रोटोकॉल ऑन विजिट टू रिलीजियस श्राइन्स 1974 के तहत। और ये टॉपिक अभी न्यूज में क्यों हमें देखने को मिल रहा है? तो बताया जा रहा है कि हाल ही में भारत ने कहा है कि धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए 1974 के प्रोटोकॉल के तहत सहमत तीर्थ स्थलों और यात्रा के तरीके की सूची का विस्तार करने के लिए भारतीय और पाकिस्तानी दोनों पक्षों में रुचि है और इस संबंध में उसका सकारात्मक दृष्टिकोण है। वह इस पर इस्लामाबाद के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। तो इंडिया जो है गाइस बातचीत करना चाहती है पाकिस्तान के साथ, बिल्कुल रेडी है कि इस प्रोटोकॉल को अपग्रेड करने के पर्पस के लिए, और उसमें एयर ट्रेवल्स भी अलाउ किया जाएगा और साथ ही साथ और भी नंबर ऑफ श्राइन पिलग्रिम्स जो है वो दोनों कंट्रीज के अंदर बढ़ाए जाएंगे, इंक्रीज किए जाएंगे। तो इसको लेकर ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिला है। ठीक है, तो ये चीज है गाइस इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। गाइस, डिस्कस करेंगे नेशनल कैडेट कॉर्प्स के बारे में। तो ये एक यूथ डेवलपमेंट मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। किसके अंडर आता है? तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 31 जो 1948 का है उसके अंडर आता है। गाइस, ये एक ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शामिल है। और ये हमारी कंट्री के जो युवा हैं उनको डिसिप्लिन और पेट्रियोटिक बनाने का काम करती है। और एनसीसी जो है गाइस ये प्रोवाइड कराती है एक्सपोजर एक प्रकार का कैडेट्स को, यानी कि एनसीसी के मेंबर्स को, सदस्य को, राइट, कि जिसके तहत ये सोशल सर्विस जो है वो कर सकें, डिसिप्लिन में रह सकें, एडवेंचर ट्रेनिंग कर सकें। इवन आपको एक फैक्ट बता दूं मेरी मम्मी से रिलेटेड, मेरी मम्मी भी एनसीसी की कमांडर थी। राइट। और आप में से भी काफी सारे लोग खुद एनसीसी के सदस्य होंगे। राइट।
और मैं तो स्काउट क्लब का था, क्योंकि स्काउट क्लब जो है वो बेसिक रहता है, पर उसके बाद फिर एनसीसी की शुरुआत होती है। मैं अपने स्कूल में स्काउट क्लब में था, राइट। और एनसीसी जो है गाइज वो सभी के सभी रेगुलर स्टूडेंट्स जो स्कूल और कॉलेजेस के थे होते हैं, उनके लिए ओपन रहता है। वॉलंटरी बेसिस पर अपनी इच्छा अनुसार बच्चे जो है वो एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। और स्टूडेंट के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती एक्टिव मिलिट्री सर्विसेज की, कि उनको कोई मतलब छात्र जो है उनको सक्रिय सैन्य सेवा देने संबंधी कोई दायित्व नहीं है, ठीक है। तो ये बस पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है, एनसीसी से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। गाइज एक डेटा सामने आया है ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर का, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में हमें देखने को मिलता है। तो इन्होंने बताया कि महाराष्ट्र जो है गाइज वो टॉप नंबर 1 पर है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के मामले में, कि जो एंटरप्रेन्योर्स जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं और जिनकी एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, तो उसमें सबसे टॉप पर महाराष्ट्र है। मतलब कि शेड्यूल कास्ट के एंटरप्रेन्योर्स सबसे ज्यादा मात्रा में महाराष्ट्र में हम लोग को देखने को मिलते हैं। टोटल जो एंटरप्राइज है महाराष्ट्र के अंदर जिसकी ओनरशिप शेड्यूल कास्ट के सिटीजन के पास है, तो वो है 96,805। 96,805 हम लोग को इंटरप्राइज जो है वो देखने को मिल रही है महाराष्ट्र के अंदर। फिर तमिलनाडु के अंदर 42,997 इंटरप्राइज है। राजस्थान के अंदर 38,517 यूनिट्स हम लोग को देखने को मिलती है। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स स्लॉट जो है वो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब को जो है वो प्राप्त हुआ है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के मामले में। और 23 जनवरी 2022 तक जो शेड्यूल कास्ट ओन्ड इंटरप्राइजेस जो है ऑल इंडिया लेवल पर वो 4,53,972 है, जिसमें माइक्रो इंटरप्राइजेस 4,50,835 है और स्मॉल इंटरप्राइज 3,004 है और मीडियम इंटरप्राइज 133 हम लोग को देखने को मिल रही है। और नेशनल लेवल पर जनरली इंटरप्राइजेस जो है जो शेड्यूल कास्ट के द्वारा या शेड्यूल कास्ट एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा जो है वो ओन की गई है, वो ओवरऑल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का 6% है। तो आप कह सकते हैं कि नेशनल लेवल पर एमएसएमई जिसकी ओनरशिप शेड्यूल कास्ट एंटरप्रेन्योर्स के पास है वो 6% है टोटल नेशनल लेवल के कंपैरिजन में, यानी कि टोटल जितनी भी इंटरप्राइजेस है उसका 6% शेड्यूल कास्ट एंटरप्रेन्योर्स के पास एंटरप्राइज हम लोग को देखने को मिलती है। और गाइस आपको बता दें कि इंडिया के अंदर किसी भी अगर एमएसएमई को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का अगर बेनिफिट चाहिए या कंसेशन चाहिए, तो उसे पहले से जो है वो अपने आप को उद्यम सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन, उद्यम पंजीकरण प्रक्रिया में अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। और उद्यम पंजीकरण प्रक्रिया जो है वो 2020 को लागू हुई थी। और आपको बता दें गाइस कि इसके लिए पंजीकरण सेल्फ डिक्लेरेशन के माध्यम से स्व घोषणा के आधार पर ऑनलाइन दाखिल किया जाता है। और इस प्रणाली के लागू होने के बाद से प्रमाण के रूप में दस्तावेज, कागजात या प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक नहीं होता है। तो जैसे ही पहली बात तो ये रजिस्ट्रेशन इसका ऑनलाइन होता है और जो डॉक्यूमेंट्स की अपलोडिंग, पेपर और सर्टिफिकेट की अपलोडिंग एज अ प्रूफ के तौर पर जो है वो अब जरूरी नहीं है, राइट। बेसिक क्राइटेरिया जो है वो क्या है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के क्लासिफिकेशन का, तो वो डिपेंड करता है उस प्लांट के इन्वेस्टमेंट के ऊपर, मशीनरीज के ऊपर, टर्नओवर्स के ऊपर, इक्विपमेंट्स के ऊपर। जो एक्सपोर्ट जो किए जाते हैं गुड्स और सर्विसेज को, या फिर दोनों को, गुड्स सर्विसेज दोनों को, इसको एक्सक्लूड किया जाता है टर्नओवर को कैलकुलेट करने के लिए। तो याद रखिएगा एक्सपोर्ट, जो भी अगर इंटरप्राइज अगर एक्सपोर्ट कर रही है गुड्स या सर्विसेज को, तो उससे होने वाली जो इनकम है, राइट, तो उसे टर्नओवर की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। और इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन जो होता है वो आईटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न पिछले साल का जो होता है उससे लिंक्ड होता है। और चैंपियंस कंट्रोल रूम पूरी कंट्री के अंदर बनाए गए हैं जो कि लीगली रिस्पॉन्सिबल है एंटरप्रेन्योर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए और रजिस्ट्रेशन के बाद एंटरप्रेन्योर्स की डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हेल्प करने के लिए चैंपियंस कंट्रोल रूम। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और इन उपायों का महत्व और प्रभाव जो है वो क्या है, तो ये जो उपाय हैं, मेजर्स हैं, ये कंप्लीटली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के वर्क को चेंज कर रही है और इंश्योर कर रही है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो कंपीट कर सकें ग्लोबल लेवल पर और नए नए एंटरप्रेन्योर जो है वो मार्केट में उतर कर आए। और ये इंटरप्राइजेस जो है गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है हमारी कंट्री की वी शेप्ड रिकवरी के लिए, क्योंकि आप जानते हैं गाइस कि एमएसएमई में बहुत ज्यादा वर्कर्स, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में बहुत ज्यादा वर्कर्स इन्वॉल्व है। और अगर ये सेक्टर अगर ठप पड़ता है तो हमारी
इकोनॉमी भी ठप जो है वो पड़ सकती है। तो इसलिए एमएसएमई की ग्रोथ के लिए आपने जैसे कि कोरोना वायरस के बाद जो है वो देखा होगा आत्मनिर्भर भारत अभियान आए, राइट, काफी सारे हम लोग को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक पैकेजेस जो है वो देखने को मिले, राइट, तो आपको पता होगा इस चीज के बारे में। तो उसमें एमएसएमई के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया था क्योंकि एमएसएमई बहुत लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कराता है और इसका ठप होना मतलब सीधे सीधे इकोनॉमी का ठप होना। तो एमएसएमई का महत्व क्या है गाइस? तो जैसा मैंने आपको बताया बहुत भारी लोग इसमें इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा मात्रा में लोग, 63.4 मिलियन यूनिट्स मतलब कंपनी जो है वो पूरी हमारी कंट्री के अंदर इन्वॉल्व है, कम से कम 63.4 मिलियन कंपनीज। और एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 6.11% मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में और 24.63% सर्विस एक्टिविटीज का जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है, एज वेल एज 33.4% इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में भी इसका योगदान हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये चीज है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट 120 मिलियन के आसपास लोगों को प्रोवाइड कराता है एमएसएमई और कंट्रीब्यूट करता है ओवर अराउंड 45% ओवरऑल एक्सपोर्ट का इंडिया से एमएसएमई। तो एमएसएमई के पास ह्यूज पोटेंशियल है, अगर इस सेक्टर को कुछ होता है तो इकोनॉमी ठप पड़ने की संभावना जो है वो हो सकती है। एंड अबाउट 20% एमएसएमई जो है वो रूरल एरियाज में है, तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा, जो कि इंडिकेट करता है रूरल वर्कफोर्स के डेवलपमेंट में, राइट, कि एमएसएमई सेक्टर के अंदर ऑब्वियसली बात है रूरल एरियाज के गांव क्षेत्र के लोग इन्वॉल्व है, तो गांव के डेवलपमेंट के लिए भी एमएसएमई का एक बड़ा योगदान भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो अगर एमएसएमई से रिलेटेड आपके पास अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाए तो आप ये बिल्कुल फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं कि इतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, इतना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, ये सब आप जरूर जो है वो बताइएगा। वी शेप रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर मेंस के आंसर में जो है वो आपको लिखना ही है। और बेसिक क्राइटेरिया क्या है एमएसएमई के लिए क्लासिफिकेशन के लिए, तो वो मैंने अभी आपको फैक्ट्स बता दिए। तो ये सब फैक्ट्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के आंसर में भी आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा आंसर आपका बनेगा, ठीक है। गाइस कोटा इन प्रमोशन या फिर मैं कहूं रिजर्वेशन इन प्रमोशन को लेकर ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेजेस जो है वो आए हैं कि सर ये प्रमोशन वाला टॉपिक बिल्कुल कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा, आप प्लीज इसको जो है वो अच्छे से समझाइए। अब मैं आपको इस तरीके से इस टॉपिक को समझाऊंगा कि एक बार में ये टॉपिक आपको दिमाग में बैठ जाएगा। बहुत सिंपल फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को मैं आपको समझाऊंगा। पहली चीज तो प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब जो है वो आप समझते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक एसडीएम है, राइट, एग्जांपल बस ले रहे हैं हम लोग, तो एसडीएम है वो प्रमोट होकर डीएम बन जाते हैं, या फिर अगर हम बात करें डीएसपी की तो एक डीएसपी जो है वो प्रमोट होकर एसपी बन जाते हैं, राइट। फिर आगे की पोस्ट जैसे कि अगर हम बात करें डीआईजी की, डीआईजी प्रमोट होकर आईजी बन जाते हैं, राइट। तो ये क्या प्रमोशन है पोस्ट में, यानी कि एक सर्विस है जैसे पुलिस सर्विस, उसमें पोस्ट में प्रमोशन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। अलग अलग पोस्ट में प्रमोशन हम लोग को देखने को मिलते हैं, अलग अलग सर्विसेज के अंदर प्रमोशन हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो प्रमोशन आप लोग को क्लियर है कि प्रमोशन है क्या। रिजर्वेशन, इसके बारे में भी आप लोग जानते हैं कि प्रमोशंस पर रिजर्वेशन, कि हमारी कंट्री के अंदर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है, तो अगर किसी पोस्ट में उनका रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व अगर कम है तो उनको जो है वो मतलब रिजर्वेशन दो, उनके लिए कोटा जो है वो बना दो, राइट। और प्रमोशन पर रिजर्वेशन, देखिए काफी सारी सर्विस ऐसी होती हैं कि एक बार में आप हाई पोस्ट पर नहीं जाते हो, राइट। पहले आपको जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल आप सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करोगे, मान लेते हैं आपने आईएएस एग्जाम, मान के लेते हैं आप क्रैक करोगे ही, आप आईएएस एग्जाम या फिर आपकी जो भी डिजायर्ड जो सर्विस है आप जिसमें जाना चाहते हो, काफी सारे लोग आईपीएस में जाना चाहते हैं, काफी सारे लोग आईएफएस में जाना चाहते हैं, है ना। तो जो भी आपकी डिजायर्ड सर्विस है मान लेते हो कि आप उसमें चले गए, तो आपको क्या लगता है कि आईएएस एग्जाम क्रैक कर कर डायरेक्टली आपको डीएम बना दिया जाएगा क्या? क्या डायरेक्टली आपको कलेक्टर बना दिया जाएगा क्या? नहीं, आपको अलग अलग पोस्ट जो है वो पहले दी जाएगी, फिर धीरे धीरे करके आपको ट्रेन किया जाएगा और फिर उस लेवल तक आप पहुंचोगे कि आप डिस्ट्रिक्ट को मैनेज कर सको। फिर कलेक्टर के बाद फिर आप सेक्रेटरी को जो है वो मैनेज कर सको, यानी कि ऑल इंडिया लेवल पर मैनेज कर सको आप। तो वो डिपेंड करता है किस चीज के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर, या फिर इसको मैं कहूं सीनियरिटी के आधार पर डिपेंड करता है, राइट, कि आप कितने सीनियर है, कितना आपने एक्सपीरियंस उसमें गेन किया है। बात समझ रहे हो? तो मुद्दा क्या हो रहा है कि अलग अलग कोर्ट के अलग अलग केसेस, जैसे इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हम लोग बात करें तो आपको पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग अपने फैसले जो है वो सुनाती है। तो हुआ यह है कि केंद्र सरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले की पुष्टि करने की डिमांड कर रहे हैं, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक नया फैसला सुना है जो कि कार्डर सिस्टम के ऊपर आधारित रहेगा, ये चीज बताई है। तो ये है क्या, पहले मैं इस टॉपिक के अंदर आपको लेकर चलता हूं, फिर आपको डिटेल में समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। अभी तक तो आपको बात क्लियर हो गई
कि ये मुद्दा जो है वो किस चीज से एसोसिएट है। तो पॉइंट नंबर 1, ये मुद्दा हम लोग को रिजर्वेशन इन प्रमोशन से एसोसिएटेड देखने को मिल रहा है कि प्रमोशन जो होती है ना, पोस्ट आगे बढ़ती है, एक व्यक्ति प्रमोट होता है, तो उसमें रिजर्वेशन या कोटा सिस्टम की को लेकर जो है ये मुद्दा है पूरा, है ना। अब मेन इशू क्या है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ही वेरियस जजमेंट्स ये इशू है कि केंद्र सरकार बोल रही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक फलाना जजमेंट को जो है वो वैलिड ठहराओ, इसकी पुष्टि करो, और अभी जो नया जजमेंट आया या फिर नई रूलिंग या नया डायरेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, तो उस डायरेक्शन को जो है वो नहीं मानना चाह रही केंद्र सरकार। तो इसी को लेकर पूरा मामला जो है वो फंसा हुआ है। तो क्या है पूरी बातचीत, इसको हम समझेंगे। अभी ऊपरी ऊपरी तौर से मैं उम्मीद करता हूं आपको चीज क्लियर हो गई होगी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। तो क्या याचिका थी, क्या लिखा था उस याचिका में, क्या लिखा था उस पेटिशन में, जिस पेटिशन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, टर्न डाउन कर दिया। तो इसमें डिमांड की जा रही थी केंद्र सरकार के द्वारा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन इन प्रमोशन की जो बात आती है, तो उसमें जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, क्वांटिफाइबल डेटा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, तो उसको आप हटा दो कि हम डेटा कलेक्ट करना नहीं चाहते। क्वांटिफाइबल डेटा, किस टाइप का क्वांटिफाइबल डेटा ये कलेक्ट नहीं करना चाहते, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक सर्विस है, जैसे आईएएस की मान लेते हैं हम लोग, आईएएस, राइट। तो जो आईएएस है, तो टोटल आईएएस में जो है वो कितने लोग एससी एसटी के हैं, इस टाइप का डेटा, क्वांटिफाइबल डेटा प्रॉपर तरीके से कैटेगराइज करके कि आईएएस में कितने, क्योंकि सिविल सर्विसेज का एग्जाम आईएएस आईपीएस आईपीएस और तमाम सर्विसेज का हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसमें हर एक सर्विस की बात की जा रही है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार ये बोल रही है कि हम मतलब केंद्र सरकार ने डिमांड की है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्वांटिफाइबल डेटा जो है वो नहीं कलेक्ट करना चाहती है। मतलब ये कहा जा रहा है कि वाली जो क्वांटिफाइबल डेटा कलेक्ट करने की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप हटा दो। तो ये पिटीशन सेंटर ने फाइल करी। बात को समझना, केंद्र सरकार डेटा नहीं कलेक्ट करना चाहती। केंद्र सरकार का कहना है कि हम अपने अकॉर्डिंग पॉपुलेशन को, पूरी ओवरऑल पॉपुलेशन को देखकर अपने अकॉर्डिंग रिजर्वेशन सेट करेंगे, ना कि पोस्ट को देखकर। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि कहीं से कहीं हद तक जो है वो ठीक नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल कि आईएएस की पोस्ट में अगर रिप्रेजेंटेशन जो है वो एससी एसटी का नहीं है, राइट, तो उनको रिप्रेजेंट करो, उनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कराओ, राइट, उनको कोटा जो है वो प्रोवाइड करो उस पोस्ट में। आई एम टेलिंग अबाउट द पोस्ट, नॉट अबाउट द सर्विस, क्योंकि सर्विस में तो होता ही कि आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिखते हो तो उसमें ऑलरेडी रिजर्वेशंस है कि नहीं, रिजर्वेशंस ऑलरेडी हैं। बट हम अभी बात कर रहे हैं पोस्ट की, कि जब प्रमोशन होता है लोगों का तो उस प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो प्रमोशन में रिजर्वेशन किया जाता है, तो आप किस आधार पर जो है वो रिजर्वेशन करेंगे कि उस पर्टिकुलर जो सर्विस की जो पोस्ट है, तो उस पोस्ट में पहले चेक करो कि कितनी पॉपुलेशन एससी एसटी की है, और फिर अगर वो पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसका, तो फिर आप उसमें जो है वो रिजर्वेशन जो है वो लेकर आओ, राइट। तो ये चीज, और केंद्र सरकार बोल रही है कि ऐसा नहीं, हमें अपना एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जो सीनियोरिटी के लेवल पर हो, कि किसने कितना एक्सपीरियंस गेन किया, उस अकॉर्डिंग जो है वो उसको रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करा दें, राइट। तो ये पूरा मामला जो है वो अटका हुआ है, ये इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो हम बात करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज के बारे में मतलब बात करी, क्या रूलिंग दिया, क्या जजमेंट दिया अभी। तो पूरा मुद्दा यह है कि कोर्ट जो है गाइस वो सुनवाई कर रहा है काफी सारी पिटीशन की। 11 हाई कोर्ट्स के जजमेंट जो हैं, जो हमें देखने को मिले कि तो रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड पिछले 10 सालों के, तो उनसे रिलेटेड पिटीशन आ रही है, क्योंकि अलग अलग स्टेट की अलग अलग हाई कोर्ट ने अलग अलग अपने डिसीजंस दिए हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास सब लोग पहुंच गए उस डिसीजन को चैलेंज करते हुए, राइट। कोई बोल रहा है कि इस डिसीजन को एप्लीकेबल बनाओ, कोई बोल रहा है उस डिसीजन को एप्लीकेबल बनाओ। तो पूरा जो है वो हौश पौश हो गया अभी, राइट। और इनमें से कुछ स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा हम लोग को देखने को मिल रही है कि जहां से काफी सारी एप्लीकेशन जो है वो आई है, या फिर आप कह सकते हैं उनके जजमेंट के विरुद्ध जो है वो पिटीशन आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। तो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहली चीज तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दी कि भैया स्टेट जो है वो बाध्य है, ऑब्लिगेटेड है कि उन्हें क्वांटिफाइबल डेटा तो कलेक्ट करना पड़ेगा। 2006 और 2018 के एम नागराज और जर्नैल सिंह जजमेंट में, यानी कि इस केस के अंदर जो अदालत ने फैसला सुनाया था 2006 का एम नागराज केस और जर्नैल सिंह का केस 2018 का, तो इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, जिस फैसले में यह चीज कही थी कि स्टेट को यानी कि गवर्नमेंट को क्वांटिफाइबल डेटा कलेक्ट करना अनिवार्य है, गवर्नमेंट बाध्य है कि वो क्वांटिफाइबल डेटा कलेक्ट करेगी, तो उस चीज की पुष्टि कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया क्वांटिफाइबल डेटा तो कलेक्ट करना ही है। क्वांटिफाइबल डेटा क्या है, तो ये बात भी आपको क्लियर हो चुकी है कि नहीं, कि वही डेटा कि उस पर्टिकुलर पोस्ट में
राइट, एक सर्विस पोस्ट में जो है वो कितने लोग SC ST से बिलोंग करते हैं, है ना। एंड जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा, अब बहुत बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं टर्म बता रहा हूं उससे आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। कलेक्शन ऑफ डेटा हैज टू बी फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट्स फॉर एंटायर सर्विस। पूरी सर्विस में अलग अलग पोस्ट जो होती हैं, तो उन सभी पोस्ट में कितना रिप्रेजेंटेशन किस कैटेगरी का है उसका आप प्रॉपर डेटा तैयार करो, कलेक्ट करो, तैयार करो। तो ये बात है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, इस प्रकार से क्वांटिफाइबल डेटा इन्हें कलेक्ट करना है। बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है, इनके जो सदस्य हैं उनकी जो नियुक्ति होती है, तो उनकी नियुक्ति के प्रतिशत के बारे में जानकारी जुटाने के बाद, कि जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट पहले अभी देख लें कि कितने लोग जो है वो उस पोस्ट में कितने हैं, मतलब प्रॉपर, यानी कि उस पर्टिकुलर पोस्ट में कितने परसेंटेज शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के सदस्य हैं। ये जानकारी एक बार केंद्र सरकार जो है वो जुटा ले, उसके बाद केंद्र सरकार को आरक्षण नीति पर फिर से विचार करने के लिए एक समय अवधि निर्धारित करनी चाहिए। तो ये डायरेक्शन दिया है केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कि आप एक काम करो, अभी के लिए तो आप ये कर लो कि एक समय सीमा निर्धारित अगर आपको करनी है कि आपको अगर रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंजेस लेकर आने, तो हम अलाउ कर रहे हैं कि आप लेकर आ जाओ रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंजेस, बट उससे पहले आप प्रॉपर तरीके से डेटा कलेक्ट करके परसेंटेज वाइज जो है वो पूरी एनालिसिस करो कि किस पोस्ट में कितने SC ST हैं कि नहीं है। नहीं है तो उनको डालो, और अगर है तो कोई बात नहीं, फिर आप एक जैसे 5 साल 10 साल जितना भी आपको लगे उतना फिर एक डेट जो है वो डिसाइड करो कि इसके बाद एक रिजर्वेशन पॉलिसी पर काम किया जाएगा। तो इसकी आप घोषणा करो, अचानक से चेंजेस नहीं करना है। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अचानक से आपको रूल्स रेगुलेशन में चेंज नहीं लाना है, आप करो रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस, बिल्कुल आप रिजर्वेशन की पॉलिसी को जो है वो उस पर फिर से विचार करो, बट उससे पहले एक जो ऑलरेडी मतलब जो पोस्ट जो ऑक्यूपाइड है SC STs की वो कितनी है क्या है उसका प्रॉपर डेटा निकालो, और उसके बाद एक समय अवधि जो है वो उसकी घोषणा कर दो कि 5 साल 10 साल के बाद हम रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में विचार करेंगे, राइट। और प्रतिनिधित्व की कमी का आकलन करने का दायित्व राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। स्टेट्स जो है वो डिसाइड करें कि जो भी मतलब हम लोग को प्रमोशंस जो होता है, प्रमोशनल पोस्ट जो होती हैं, तो उसमें कितने SC ST की कमी है या क्या रिप्रेजेंटेशन है उनका, तो वो पूरी तरह से स्टेट जो है वो डिसाइड करें, राइट। तो पूरा डिसीजन स्टेट्स पर जो है वो छोड़ दिया जाना चाहिए। तो यहां तक आपको बात क्लियर, तो अब मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि क्या मुद्दा है, क्या इशू है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है। मतलब कुल मिलाकर सिंपल शब्दों में सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी में तुरंत चेंजेस जो है वो लाना चाह रही है, बट सुप्रीम कोर्ट मना कर रही है। और बिल्कुल ये सही भी बात है, अगर आप इसकी डिटेल में एनालिसिस जो अभी अपन कर रहे हैं, आप अभी आपका दिमाग जो है वो ओपन हुआ होगा, आपको खुद लग रहा होगा कि सोसाइटी में अगर एकदम से चेंजेस अगर लेकर आ जाते हैं ना, तो फिर इश्यूज होने लगते हैं, दंगे वंगे तक हो सकता है। जैसे किसानों का इशू देख लो आप, एग्रीकल्चर बिल जो है वो सरकार लेकर आई थी, राइट। पूरी तरह से आप भी जानते हैं कि ये फार्मर्स बिल जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो पूरी तरह से उसकी समझ जो है वो लोगों तक नहीं पहुंची थी, राइट। उस बिल के बेनिफिट्स के बारे में लोगों को जानकारी नहीं मिल पाई थी प्रॉपर तरीके से। काफी सारे मैसेज या फिर काफी सारी ऐसी चीज जो थी उस बिल के अंदर जिसमें डिटेलिंग की आवश्यकता थी, जो इन्होंने डिटेल नहीं प्रोवाइड करा है। तो इसके कारण क्या हुआ, अचानक से हम लोग को घेराबंद जो है वो देखने को मिल गया, अचानक से प्रोटेस्ट जो है वो भारी मात्रा में फार्मर्स का देखने को मिल गया। मिला था कि नहीं मिला था? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है पॉलिसी चेंज करनी करो, बट अभी नहीं, इट इज नॉट द राइट टाइम। फर्स्ट आप प्रॉपर जितनी भी प्रमोशनल पोस्ट है उस पर एक डेटा बनाओ, जहां पर भी रिप्रेजेंटेशन की कमी है उसको फिल करने के लिए काम करो, और एक समय सीमा, ये सब करने के बाद एक समय सीमा निर्धारित कर दो कि इतने समय पर आप पॉलिसी को जो है वो रिजर्वेशन पॉलिसी को फिर से रिविजिट करोगे, उस पर विचार करोगे। क्लियर। अब कुछ केसेस की हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे कि बी के पवित्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है, जिसमें इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कार्डर को, कि डेटा जो क्वांटिफाइबल डेटा जो कलेक्ट किए जाएंगे वो कार्डर के ऊपर आधारित किए जाएंगे। जैसे कि आप जब जॉब पर जाएंगे, मतलब जॉब जब आपकी लगेगी IAS की, तो आपका एक अपना कार्डर होगा, राइट। IAS का कार्डर एक स्टेट के अंदर आपको कार्डर अलॉट कर दिया जाएगा। तो अलग अलग पोस्ट का अलग अलग कार्डर होता है। अब ये कार्डर है क्या, इसको भी मैं आपको आसान और सिंपल शब्दों में समझा देता हूं कि कार्डर होता क्या है। वाई कार्डर शुड बी द यूनिट फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ क्वांटिफाइबल डेटा। दिस इज अगेन वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कार्डर क्या है, और दूसरा क्वेश्चन कि कार्डर को ही क्यों, मतलब अभी बी के पवित्र केस में हम लोगों ने देखा ना, अभी डिस्कस किया
कि कार्डर को रिकॉग्नाइज करो डेटा के कलेक्शन के लिए, कि कार्डर के आधार पर आप डेटा को कलेक्ट करोगे। तो ये कार्डर है क्या और क्यों इस कार्डर के आधार पर डेटा को कलेक्ट करने की बात की गई, राइट, प्रमोशनल पोस्ट के लिए। तो कोर्ट ने कहा कि पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है रिजर्वेशन की प्रमोशंस के अंदर, ये मीनिंगलेस हो जाएगी अगर डेटा जो होगा शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब का, पूरी एंटायर सर्विसेज के लिए होगा। तो प्रमोशन का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। बिल्कुल सही बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, बात को समझो, गहराई से समझो। एक पूरी सर्विस है, जैसे कि आईएएस का एग्जाम, आप आईएएस का एग्जाम, आपको तो आईएएस बनना है, बट इस सिविल सर्विसेज के एग्जाम में सिर्फ आईएएस की पोस्ट तो नहीं है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, तमाम पोस्ट, आईआरएस, तमाम पोस्ट है कि नहीं। तो पूरी सर्विस का अगर सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो पूरी की पूरी सिविल सर्विसेज में कितने एससी एसटी हैं उसको अगर आप देखोगे तो फिर कहां से मतलब जो प्रमोशंस जो होते हैं उस पर रिजर्वेशन का तो कोई तर्क ही नहीं बैठता, क्योंकि आप तो पूरी सर्विस पर ही भरना चाह रहे हो, एससी एसटी को पूरी सर्विस के अकॉर्डिंग ही देखना चाह रहे हो, पोस्ट के अकॉर्डिंग नहीं देखना चाह रहे। तो फिर रिजर्वेशन और इन प्रमोशन का मतलब ही क्या हुआ, राइट। बट अगर आपको रिजर्वेशन इन प्रमोशन करना है इफेक्टिव तरीके से तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कार्डर वाइज करो। कार्डर एक पर्टिकुलर पोस्ट का होता है, कार्डर का मतलब ही होता है स्ट्रेंथ ऑफ अ सर्विस, कर्मियों की संख्या, और अ पार्ट ऑफ सर्विस सैंक्शनड एज अ सेपरेट यूनिट। जैसे आईएएस का अलग कार्डर, आईपीएस का अलग कार्डर, राइट। तो अलग अलग कार्डर्स होते हैं सर्विसेज के, हम लोग को देखने को मिलते हैं, है ना। और कार्डर जो है उसको स्टैब्लिश करना है या नहीं करना है वो पूरी तरह से स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप कार्डर समझ गए होंगे, और पूरा मुद्दा जो बताया जा रहा है कि कार्डर के ऊपर ही क्यों रिजर्वेशन इन प्रमोशन होने चाहिए, तो वो भी आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, राइट। क्योंकि पूरी सर्विस पर अगर आप रिजर्वेशन दोगे तो फिर रिजर्वेशन इन प्रमोशन का तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा ना। आपको पोस्ट वाइज रिजर्वेशन यहां पर देना है। अगर आपको प्रमोशन देना है, प्रमोशन पर रिजर्वेशन देना है, तो पोस्ट के आधार पर होना चाहिए ना, कि उस पोस्ट में कितने लोग हैं इसकी जानकारी होगी तभी तो पॉसिबल हो पाएगा। और ये टोटल पोस्ट जो होती है उसमें जो लोग होते हैं वो उसको मिलाकर कार्डर बनता है, राइट। लोगों का यानी कि स्ट्रेंथ, अभी हमने बात करी कि कार्डर क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ अ सर्विस, कर्मियों की संख्या हम लोग को देखने को मिलती है, ये है कार्डर, राइट। और एंटायर सर्विस, पूरी की पूरी सर्विस जो है उसे एक कार्डर आप क्रिएट नहीं कर सकते। पूरा का पूरा सिविल सर्विसेज एक कार्डर नहीं है, आईएएस का कार्डर है। अब मेरे ख्याल से आप रिलेट कर पा रहे होगे प्रॉपर तरीके से, है ना। तो प्रमोशन के पर्पस के लिए, यानी कि आपको एक पोस्ट से हायर पोस्ट में अगर एंटर करना है या डिफरेंट ग्रेड में एंटर करना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस पोस्ट के बारे में डेटा कलेक्ट करो कि उस पोस्ट में कितना रिप्रेजेंटेशन है, उसके आधार पर आप फिर रिजर्वेशन दो। एंड प्रमोशन जो होता है वो एक ग्रेड से नेक्स्ट हायर ग्रेड की तरफ होता है, राइट। और इसमें कार्डर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि कार्डर जो है वो क्यों क्वांटिफाइबल डेटा कलेक्ट करने के पर्पस के लिए रखा जाए, तो आप समझ चुके हो। और कार्डर क्या है ये भी आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो बी के पवित्र केस में रिकॉग्नाइज किया गया कार्डर को, कि कार्डर जो है वो क्वांटिफाइबल डेटा को कलेक्ट करने के लिए कार्डर को रिकॉग्नाइज करो। और इवन इससे पहले का जो जजमेंट था उसको जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि पहले के जजमेंट में कार्डर की बात नहीं की गई थी। पहले के जजमेंट में सीनियोरिटी की बात जो है वो की गई थी, कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति एससी एसटी का वो जितना मतलब एक्सपीरियंस गेन करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको प्रमोशन जो है वो मिलता रहेगा, राइट। तो ये वाली चीज थी। और सेंटर जो है वो बोल रही है कि इन्हीं सब चीजों के आधार पर, या सेंटर अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाना चाहती है, उसके आधार पर आप जो है वो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन रखो, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। आई होप कि आपको ये पॉइंट पूरे समझ में आ गए होंगे। एक एम नागराज का केस भी मैं आप लोग को थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। हालांकि देखो इन सब केसेस में उलझना नहीं, जो मैंने भी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है ना, दिस इज मोर देन सफिशिएंट इस टॉपिक को समझने के लिए और इससे रिलेटेड आंसर लिखने के लिए, राइट। तो बट इससे पहले रुक जाओ, मैं ये बी के पवित्र केस के बारे में भी आपको 2019 का जजमेंट भी प्रॉपर बता देता हूं। तो इस केस में पूरा मामला जो था वो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी के ऊपर आधारित था। ये इन्होंने बोला था कि 2018 का जो रिजर्वेशन एक्ट है तो उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया और कहा कि रिजर्वेशन जो होगा वो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी के आधार पर जो है वो होगा। और एम नागराज केस में क्या चीज जो है वो कही गई, तो 2006 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो बैठी एम नागराज मामले में। एक संविधान या संवैधानिक पीठ जो है उसका फैसला सामने आया। इसने बताया कि स्टेट क्वांटिफाइबल डेटा जो है वो कलेक्ट करे, जिसमें प्रॉपर तरीके से पूरा डेटा मेंशन हो कि किस पर्टिकुलर पोस्ट में, किस सर्विस में कितने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो है उनका रिप्रेजेंटेशन कम है या कितना है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि आप जो है वो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को मेंटेन करो, मतलब कि इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है वो हार्म नहीं होनी चाहिए, राइट। और इसके अलावा 2018 के जर्नैल सिंह केस में भी
क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करने की बात की गई कि अगर आपको रिजर्वेशन देना है प्रमोशन में तो आप क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन जो है वो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। क्रीमी लेयर आप जानते हैं गाइस, जैसे कि मतलब उसमें निर्धारित हम लोग को देखने को मिलता है कि एक एलिजिबिलिटी कंडीशन कि एक व्यक्ति अगर उसकी इनकम लेवल जो है वो एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर हो जाती है तो वो क्रीमी लेयर की कैटेगरी में जो है वो चले जाते हैं, राइट। और यूनियन गवर्नमेंट किस चीज के बारे में आर्ग्यूमेंट कर रही है, उसका क्या तर्क है, तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि रिजर्वेशन जो प्रमोशन में होना चाहिए वो टोटल जो पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की है उसके प्रपोर्शन में होना चाहिए, राइट। और जिसके बारे में 1995 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर के सबरवाल केस में ये जजमेंट दिया था, राइट। इन्होंने और पूरी तरह से सेंटर और स्टेट के पास जो है वो डिसीजन छोड़ देना चाहिए रिजर्वेशन के मामले में, प्रमोशन मतलब कि प्रमोशनल रिजर्वेशन के मामले में पूरी तरह से पावर जो है वो दे देनी चाहिए थी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये 1995 का केस था सुप्रीम कोर्ट का। तो मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि केंद्र सरकार बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने जो फैसला है 1995 का उसको आप लागू करो, उसको वैलिड करार करो, ये कार्डर सिस्टम वाले केस को जो है वो आप हटा दो, राइट। कि कार्डर सिस्टम वाला जो पॉइंट है कि जिसके थ्रू पोस्ट वाइज जो है वो डेटा कलेक्ट किया जाए और उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन हो, प्रमोशन मतलब कि प्रमोशन में रिजर्वेशन, तो उस चीज को हटाओ, इस चीज को फॉलो करो 1995 की कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरी पावर होनी चाहिए रिजर्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आज की डेट में प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, तो प्रेजेंट सिनेरियो में एक रोस्टर सिस्टम है, राइट। हर एक वही कार्डर सिस्टम ही हम लोग को देखने को मिलता है। हर एक कार्डर के अंदर एक रोस्टर सिस्टम होता है कि उसके थ्रू बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर पोस्ट जो है उसमें कितने SC ST को जो है वो फिल करना है। और रोस्टर सिस्टम जो है वो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है, प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन, उसके ऊपर आधारित होता है। इसमें जैसे कि उनको जो भी मतलब रिजर्व ग्रुप जो है उसके लिए जो भी तैयार करना होता है कि कितना कोटा जो है वो आना चाहिए, तो ये क्या करते हैं कि उस कोटा को 100 से जो है वो डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग 100 बाय परसेंटेज ऑफ कोटा की मतलब कितनी वैकेंसी फिल करनी है उसको 100 से डिवाइड करके फिर उतने नंबर जो आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये मतलब प्रमोशन में रिजर्वेशन जो है वो डाल देते हैं। तो इस प्रकार की चीज ये हम लोग को देखने को मिलती है, बट ज्यादा इतना डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं। जितनी चीज मैंने भी आपको एक्सप्लेन करी दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एक बार मैं समराइज कर देता हूं पूरी चीज को क्योंकि अब ये टॉपिक फिनिश हो गया है। आप बस ये ध्यान में रखो कि सुप्रीम कोर्ट ने आज की डेट में केंद्र सरकार को कहा है कि आप क्या करो, पहले तो जितना भी डेटा है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का, राइट, उस डेटा को पहले आप इकट्ठा कर लो, परसेंटेज निकाल लो कि कितने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन किन किन पोस्ट पर है, राइट। और फिर उसके बाद आप एक जो है वो समय सीमा बता दो कि कितने पर्टिकुलर साल में, 10 साल 5 साल में आप जो है वो पूरी रिजर्वेशन की पॉलिसी पर विचार करोगे, चेंज करोगे, राइट। और ये कार्डर सिस्टम को बरकरार रखने की इन्होंने बात करी कि ये कार्डर सिस्टम बरकरार रहे, मतलब कि जो रिजर्वेशन जो होता है जो प्रमोशंस में जो रिजर्वेशन होता है वो कार्डर सिस्टम के आधारित पर ही होना चाहिए। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार यही सब यानी कि कार्डर के आधार पर डेटा जो है वो कलेक्ट करें, क्वांटिफाइबल डेटा जो है वो एकत्रित करें, कलेक्ट करें और उसी डेटा के आधार पर आप रिजर्वेशन जो है वो डिसाइड करें, राइट, कि प्रमोशन पर कितना रिजर्वेशन जो है वो होना है। और उसके लिए रोस्टर सिस्टम बस थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ये रोस्टर सिस्टम है। और बाकी केंद्र सरकार का तर्क बस आप ये ध्यान में रखना कि केंद्र सरकार कह रही है कि 1995 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जो है वो बरकरार रखो, जिस जजमेंट में जो है वो किस चीज पर जो है वो बात की गई थी कि जो पूरी यानी कि पूरी सर्विस में जितने जो पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की, राइट, तो उसके प्रपोर्शन में जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए प्रमोशन में, राइट। तो बस ये चीज इन्होंने कहा था। और इवन इस जजमेंट में ये भी कह दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरी पावर्स है ये डिसाइड करने की कि किस प्रकार से रिजर्वेशन करना है प्रमोशन में, है ना। तो ये चीज है बस सिंपल सी। और बाकी आर्टिकल 335 भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। आर्टिकल 335 में ये चीज कही गई है कि आप स्पेशल मेजर्स लेकर आओ, अडॉप्ट करो, यानी कि स्टेट को कहा है आर्टिकल 12 के तहत स्टेट की डेफिनेशन जो हम लोग को देखने को मिलती है कि स्टेट रिकॉग्नाइज करे स्पेशल मेजर्स, जिसमें गवर्नमेंट आती है सिंपल शब्दों में कि गवर्नमेंट स्पेशल मेजर जो है वो लेकर आए, कुछ ऐसे उपाय जो है वो लेकर आए जिसके थ्रू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से हर जगह पर होना चाहिए, हर एक पोस्ट हर एक सर्विस पर होना चाहिए। बट इस चीज के कारण एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मतलब कि इसके कारण ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रमोशन या रिजर्वेशन के चक्कर में इनएफिशिएंट लोगों को जो है वो पद पर बैठा दो, ये भी नहीं करना है। तो इस चीज की जानकारी आर्टिकल 335 जो है वो देता है, ठीक है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये टॉपिक सिंपल तरीके से आपको हर एक पॉइंट जितने भी कंफ्यूजन थे इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे।
क्योंकि पर्टिकुलरली इस टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी एप्लीकेशन, मतलब बहुत सारे मैसेजेस जो है वो मेरे पास आए थे स्टूडेंट्स के कि सर ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, आप प्लीज क्लियर करो। हमने हर जगह देख लिया ये। देखो यार, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब मिलेगा आपको, हर एक चीज, राइट। और कई बार स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि सर लेट आ रहा है। लेट इसलिए आ रहा है बिकॉज आपके लिए गाइस डेटा सिर्फ कलेक्ट नहीं किया जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए बहुत प्रैक्टिस की जाती है। इसलिए जो है वो थोड़ी सी लेट आपके पास न्यूज आती है, बट एक बार जब आपके पास न्यूज आ गई, वो आपके एग्जाम के लिए प्रॉपर है। और मैंने आपको बताया कि अगर आप रेगुलरली यहां पर फॉलो कर रहे हो तो आपको कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपना ध्यान रखो पढ़ाई पर, अपनी जनरल स्टडीज के टॉपिक्स जो है वो कवर करो, ऑप्शनल कवर करो, और जैसे ही लेक्चर्स यहाँ पर अपलोड होते हैं तुरंत जो है वो उसको सुनो, राइट, फॉलो करो, राइट, और नोट्स बनाओ अपने। और वैसे तो पीडीएफ आपको मिल ही जाती है ना। चलो, तो ये था पूरा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, बताइए कि एक एमपी या एमएलए, राइट, एक एमपी और एमएलए, राइट, आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों को अगर सस्पेंड किया जाए तो मैक्सिमम टेन्योर इनके सस्पेंशन का कितना होना चाहिए। मैक्सिमम टेन्योर मैंने पूछा है कि मैक्सिमम कितने समय तक एक एमपी और एमएलए को सस्पेंड किया जा सकता है। तो उसी पर ही बेस्ड ये टॉपिक है गाइस। 12 महाराष्ट्र के बीजेपी के एमएलए ये सुप्रीम कोर्ट के पास गए, किसके अगेंस्ट? 1 साल से इनको सस्पेंड करके रखा था असेंबली से, 1 साल से, 1 ईयर से ज्यादा का समय हो गया, इनको असेंबली से बाहर रखा गया, सस्पेंड किया गया। तो इसलिए ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और अभी लेटेस्ट सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि यार इस प्रकार से पूरे पूरे साल के लिए एक एमएलए को सस्पेंड करना असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और एमएलए को सस्पेंड किया गया था मिसबिहेवियर के लिए, और पूरे साल के लिए सस्पेंड करना तो एक बहुत लंबा पीरियड है, राइट। और आर्ग्यू जो है वो क्या किया सस्पेंडेड एमएलएज ने? तो जुलाई 2021 में महाराष्ट्र पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर अनिल परब, इन्होंने एक रेजोल्यूशन लेकर आए, जिस रेजोल्यूशन के तहत 12 बीजेपी के एमएलए को सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। एमएलए ने यह आर्ग्यू किया कि सस्पेंशन सिर्फ और सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही दे सकते हैं, पीठासीन अधिकारी ही सस्पेंड कर सकते हैं, राइट। सिर्फ और सिर्फ पीठासीन अधिकारी यही सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो जारी कर सकते हैं, ये हाउस का रूल्स जो है वो कहता है। और पिटीशन जो सबमिट हुई और उसमें यही चीज कहा गया कि सस्पेंशन जो है वो ग्रॉसली आर्बिट्ररी और डिसप्रपोर्शनेट है, मतलब कि बेहद मनमाना और असंगत निलंबन है ये, राइट। और चैलेंज जो है गाइस ये मेनली किस आधार पर बताया गया? ग्राउंड्स ऑफ डिनायल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड वायलेशन ऑफ लेड डाउन प्रोसीजर। मतलब इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहा है चैलेंज करते हुए, निलंबन के खिलाफ जो चुनौती दी है वो मेनली इस पर्पस के लिए दी है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को नकारा गया है और निर्धारित प्रक्रिया जो है उसका उल्लंघन किया गया है। मतलब कि जो प्रोसीजर्स होते हैं सस्पेंशन के, तो उसका उल्लंघन हुआ है। मतलब कि प्रोसीजर के थ्रू सिर्फ और सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही एक मेंबर को सस्पेंड कर सकते हैं, बट यहां पर रेजोल्यूशन के माध्यम से 12 मेंबर्स को महाराष्ट्र के अंदर सस्पेंड किया गया है। और 12 एमएलए का कहना यह है कि उन्हें इवन अपॉर्चुनिटी तक नहीं दी है कि उनका केस रखने की, मतलब कि उनको अपना पक्ष रखने का अवसर ही नहीं दिया गया। और सस्पेंशन ने वॉयलेट किया है फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कि आर्टिकल 14 के अंदर आता है। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है इस निलंबन ने, सस्पेंशन ने। ये पूरा केस था जिसको मैंने भी आपको बताया। बट आपको यह समझना जरूरी है कि प्रोसीजर्स क्या फॉलो किए जाते हैं एक एमएलए को सस्पेंड करने के लिए। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। तो रूल्स 53 महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली रूल का ये पावर देता है सस्पेंड करने की, और ये पावर दी जाती है सिर्फ और सिर्फ स्पीकर को, ओनली टू बी एक्सरसाइज बाय द स्पीकर। ये पावर सिर्फ और सिर्फ पीठासीन जो अधिकारी हम लोग को देखने को मिलते हैं वो ही, या फिर अध्यक्ष जो हम लोग को देखने को मिलते हैं स्पीकर, सिर्फ उन्हीं के पास पावर होती है जो सस्पेंड करने की। इवन रेजोल्यूशन के माध्यम से भी वोट नहीं किया जा सकता सस्पेंशन के लिए, राइट। तो ये चीज भी क्लियरली रूल्स के अंदर मेंशन है। साथ ही साथ रूल नंबर 53 क्या कहता है
कि स्पीकर डायरेक्शन दे सकते हैं किसी भी मेंबर को, यानी कि अगर कोई मेंबर जो है उनके ओपिनियन में उनको ऐसा लगता है कि वो सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा, उसका व्यवहार जो है वो खराब है, राइट, ठीक नहीं है, तो उनको तुरंत स्पीकर कह सकते हैं कि आप हाउस से जो है वो चले जाइए, इमीडिएटली बाहर चले जाइए, बाहर निकल जाइए। तो उनको निर्देश दे सकते हैं अध्यक्ष हाउस के। और मेंबर को जो है वो तुरंत अपने आप को एब्सेंट कर लेना होता है रिमाइंडर्स डे ऑफ द मीटिंग के लिए। मतलब देखिए इसके अंदर दो चीजें हैं, ये चीज बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक स्पीकर क्या कर सकते हैं, उनको तुरंत आदेश देंगे कि आप निकल जाइए हाउस से, तो वो क्या करेंगे, वो अपने आप को एब्सेंट कर लेंगे रिमाइंडर डे ऑफ द मीटिंग से। फर्स्ट पॉइंट, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल ये सुबह सुबह आए और इन्होंने हाउस के अंदर 1 घंटे के बाद इन्होंने बदतमीजी करी, तो स्पीकर ने बोला कि आप प्लीज यहां से बाहर चले जाइए, तो वो उठ के जो है वो चले जाएंगे, वो यानी कि पूरे दिन के लिए अपने आप को एब्सेंट कर रहेंगे, बट वो नेक्स्ट डे फिर आ जाएंगे। बट अगर स्पीकर कहते हैं कि आप फलाना इतने दिनों के लिए चले जाइए, लेट्स से कि उनको कहती है कि आप 10 दिन के लिए हाउस में मत आइएगा, तो उन्हें ये फॉलो करना पड़ेगा, उन्हें ये उन्हें अपने आप को 10 दिन के लिए हाउस से एब्सेंट करना होगा, राइट। तो ये रूल्स कहता है, ये नियम कहता है। और नियम ये भी कहता है कि जो सेशन जो हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि एक बार का जो सेशन, जैसे कि आप जानते हैं कि 3 सेशंस हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, बजट सेशन, राइट, मानसून सेशन, विंटर सेशन, पता नहीं वाली बात आप लोगों को। तो इस दौरान ये कहा गया है कि जो एक सेशन जब तक एंड नहीं होता है, जो पनिशमेंट जो होनी चाहिए सस्पेंशन की, वो एक सेशन के एंड से मैक्सिमम पीरियड की नहीं होनी चाहिए। मतलब कि एक सेशन जब खत्म हो रहा है, राइट, तो उससे ज्यादा के सस्पेंशन की आपको वो नहीं देनी है, पनिशमेंट नहीं देनी है। सो जो मैंने आपको समझाया, ये सेम चीज आपको थ्योरी में भी मिलेगी कि स्पीकर जो है वो डायरेक्शन दे सकते हैं किसी मेंबर को एब्सेंट होने का, राइट, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बट ये चीज ध्यान में रखनी है कि वो पीरियड ऑफ टाइम जो है वो हाउस के सेशन के रिमाइंडर डे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हाउस के सेशन के रिमाइंडर डे से, बचे हुए दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। और किस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने मतलब डिफेंड किया है इस पर्टिकुलर मूव को, तो आर्टिकल 212 इसके तहत कहा है स्टेट गवर्नमेंट ने कि कोर्ट के पास कोई भी अधिकार नहीं है, कोर्ट का क्षेत्र अधिकार ये नहीं है कि कोर्ट किसी भी प्रकार से लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग को इंक्वायर करे। मतलब कि अदालतों को विधायिका की कार्रवाई की जांच करने का अधिकार नहीं है अनुच्छेद 212 के तहत। मतलब क्लियरली स्टेट गवर्नमेंट ये कह रही है कि कोर्ट जो है वो आप इससे दूर रहें, क्योंकि आपका क्षेत्र अधिकार जो है वो जो लेजिस्लेचर जो है उसकी कार्रवाई का नहीं है। और आर्टिकल 212 क्लॉज 1 जो है वो क्या कहता है कि द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग, की जो भी वैलिडिटी है किसी भी पर्टिकुलर प्रोसीडिंग की लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट की, ये क्वेश्चन में नहीं लाई जाएगी ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी एलिज्ड इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। मतलब कि ये कह रहे हैं कि अनुच्छेद 212 क्लियरली ये चीज भी मेंशन करता है, ये पावर देता है, आप कह सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर को, विधायिका को या विधानमंडल को, कि उसकी जो भी कार्रवाई होती है, जो भी उसकी प्रोसीडिंग जो होती है, उस प्रोसीडिंग में अगर किसी प्रकार की इरेगुलरिटी होती है तो आप उस इरेगुलरिटी को ग्राउंड बनाकर उस पर सवाल नहीं उठा सकते। मतलब कि साफ बात यह है कि स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग अगर वो गड़बड़ भी कर रहा है तो भी उसको ये सही मानेंगे। मतलब मान के चलिए कि जो मतलब क्लियरली बात ये है कि जो सरकार जो मतलब पावर में हम लोग को देखने को मिल रही है, मतलब कि उस स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में है, यानी कि जिसकी सरकार है, तो उसके पास इवन ये भी अधिकार प्राप्त है कि जो प्रोसीजर्स जो लिखे गए हैं हाउस के, उसमें अगर कुछ गड़बड़ी भी हो रही है, राइट, कुछ उसके अंदर इरेगुलरिटीज भी है, तो उसको भी ग्राउंड बनाकर चैलेंज नहीं किया जा सकता, उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। तो एक मेजर ह्यूज पावर है ये, राइट, क्लियरली हम लोग को देखने को रहा है। सीधे सीधे लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो उल्लंघन भी कर सकती है प्रोसीडिंग का अपने, सीधे सीधे, मतलब कि उनके प्रोसीजर्स वगैरह का जो भी वो कार्रवाई कर रही है, प्रोसीडिंग कर रही है, उसमें अगर वो प्रोसीजर नहीं भी फॉलो कर रही है तो भी उस चीज का वो उल्लंघन कर सकती है। बात समझ रहे हो आप? बात को समझिए, इस चीज को अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। और अनुच्छेद 194 आर्टिकल 194 के तहत विशेष अधिकारों का उल्लंघन, यानी कि जो भी प्रिविलेजेस प्राप्त होते हैं मेंबर को, विशेष अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी सदस्य को सदन की शक्तियों के माध्यम से निलंबित किया जा सकता है। तो किसी भी पर्टिकुलर मेंबर को इवन सस्पेंड भी किया जा सकता है, उससे रिलेटेड
ये बात करता है आर्टिकल 194। और स्टेट गवर्नमेंट ने डिनाई करा है कि जो पावर है सस्पेंड करने की एक मेंबर को, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज नहीं की जा सकती रूल 53 के तहत। मतलब क्लियरली इन्होंने ये चीज बोल दी है कि जो रूल 53 जो हमें देखने को मिलता है, जिसके बारे में मैंने जस्ट अभी आपको जो है वो एक्सप्लेन किया कि रूल 53 के तहत जो है वो स्पीकर को जो है वो पावर दी गई है कि असेंबली से एक पर्टिकुलर मेंबर को हटाने की, राइट, विड्रॉ करने की। तो क्लियरली स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया है कि जो सस्पेंशन की जो पावर है वो सिर्फ रूल 53 के ऊपर आधारित नहीं है। मतलब ये क्लियरली कह रहे हैं कि इन्होंने जो रेजोल्यूशन जो लेकर आए हैं वो ठीक है। मतलब वो चाहे तो रेजोल्यूशन के माध्यम से भी कुछ एमएलए को जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं, राइट। तो ये एक चीज है जो आपको समझना जरूरी है। फिर इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त करी है, करनी ही चाहिए चिंता व्यक्त, और ये नॉर्मल सी बात है कि यार आप एक एमएलए को अगर दूर रख रहे हो इतने लंबे पीरियड के लिए, राइट, और एमएलए कौन है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुना गया है, वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तक कहा है कि आप एमएलए को पनिशमेंट नहीं दे रहे हो, बल्कि आप उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को पनिशमेंट दे रहे हो, क्योंकि आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर ही वो एमएलए आया है। गेटिंग माई पॉइंट? सो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बुरी तरह से प्रभावित होगा अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हम लोग को देखने को मिलेगी उसके एमएलए को जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा पूरे पूरे साल के लिए, राइट। और आर्टिकल 190 क्लॉज 4 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देखने को मिलता है उसमें क्लियरली ये चीज कही गई है, इफ फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज, 60 दिन, मतलब कि 2 महीने का पीरियड। तो अगर इतने पीरियड के लिए एक मेंबर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट का, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का एक पर्टिकुलर मेंबर अगर एब्सेंट होता है 60 डेज के पीरियड के लिए बिना परमिशन के हाउस की, राइट, और वो सभी मीटिंग में एब्सेंट होता है, तो उसे जो है वो वेकेंट, उसकी सीट को वेकेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसकी सीट को रक्त घोषित कर दिया जाएगा। फिर एक बाय इलेक्शन कंडक्ट होगा। मतलब सेक्शन 151 ए जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का हमें देखने को मिलता है, वो ये कहता है कि जो उसकी सीट को जैसे ही वेकेंट करेंगे तो उसके बाद एक बाय इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा उसकी सीट को भरने के लिए। और ये इलेक्शन जो कंडक्ट होगा वो 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। जिस दिन उसकी सीट को खाली कर दिया उसके 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवा के उस सीट को भरना है। मतलब कि क्लियर बात यह है कि 1 साल से अगर उस सीट पर कोई नहीं है तो नेचुरली भी हम लोग को देखने को मिलता है कि उस सीट को वेकेंट करके नए सदस्य को जो है वो ऐड करने की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार कि सीट खाली का मतलब कि अ ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। बात को गंभीरता से समझिए, क्योंकि वो एमएलए कौन है? एमएलए वो व्यक्ति है जिसे लोगों ने चुना है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल ने, काफी सारे लोगों ने मिलकर उसको चुना है। अगर और ये क्यों गया है एमएलए हाउस के अंदर? क्योंकि जो ग्रुप ऑफ पीपल है, जो लोग हैं जिन्होंने उनको चुना है, उनकी आवाज को रखने के लिए। तो क्लियर कट बात यह है कि अगर आप उस एमएलए को अगर वहां से हटा दोगे, उसको निकाल दोगे, उसको सस्पेंड कर दोगे, तो आप सस्पेंड कर रहे हो ग्रुप ऑफ पीपल को, लोगों को, यानी कि लोगों की आवाज को आप दबा रहे हो, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हो। दिस इज द मेन थिंग दैट यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज गलत हुई है। देयरफॉर 1 साल का जो सस्पेंशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसमें क्लियरली कोर्ट ने भी ये चीज मेंशन करी है कि इसमें सिर्फ आप मेंबर को पनिश नहीं कर रहे हो, बल्कि पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है, निर्वाचन क्षेत्र को जो है वो दंडित कर रहे हो, दंड दे रहे हो। और क्या रूल्स हम लोग को देखने को मिलता है एमपी से रिलेटेड? तो अभी तक तो हमने एमएलए की बात कर ली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब एमपी की बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, तो जो रूल्स हम लोग को प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड लोकसभा का देखने को मिलता है, ये कहता है कि वही सेम चीज कि कोई भी एक सदस्य अगर मतलब सही तरीके से व्यवहार नहीं कर रहा है तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है। और मैक्सिमम सस्पेंशन जो होगा उसका वो 5 कॉन्जिक्यूटिव सिटिंग्स का होगा, यानी कि लगातार 5 दिन के लिए उसको सस्पेंड किया जा सकता है, या फिर जो सेशन के रिमाइंडर डेज के लिए उसको सस्पेंड किया जा सकता है, विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो भी कम हो। तो ये रूल जो है वो कहता है। और मैक्सिमम सस्पेंशन फॉर राज्यसभा अंडर रूल 255 और 256 ये कहता है मैक्सिमम सस्पेंशन। अभी तो हमने मिनिमम सस्पेंशन की बात करी 5 दिन के लिए, राइट। और मैक्सिमम सस्पेंशन क्या कहता है कि आप उसको जो है वो हाउस के रिमाइंडर डे मतलब से ज्यादा सस्पेंड नहीं कर सकते। मतलब कि जो हाउस का जो सेशन है, सेशन का जो मैक्सिमम दिन है, जिस समय वो एंड हो रहा है, सेशन जिस समय एंड हो रहा है, उससे ज्यादा के पीरियड के लिए एक मेंबर को सस्पेंड नहीं कर सकते आप। और सिमिलर रूल्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी हम लोग को
देखने को मिलते हैं, या लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए हम लोग को देखने को मिलते हैं कि मैक्सिमम सस्पेंशन का पीरियड जो होना चाहिए वो सेशन के रिमाइंडर डे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो सेशन का जो दिन, जितने दिन में सेशन एंड होगा उससे ज्यादा दिन के लिए आप उस सामने वाले ये ना एमपी ना एमएलए को सस्पेंड कर सकते हो। तो क्लियरली जो महाराष्ट्र के अंदर जो केस सामने नजर आया है तो वो क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल हम लोग को देखने को मिल रहा है, और वो बिल्कुल भी सही भी नहीं है अगर देखा जाए तो, इन जनरल उस चीज को ऑब्जर्व किया जाए तो, क्योंकि आप ग्रुप ऑफ पीपल को मतलब एक प्रकार से आप उनको अवॉइड कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्लियरली आपने 12 एमएलए मतलब 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी को आपने अवॉइड कर दिया वहां पे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज है गाइस, दिस इज द ओवरऑल थिंग जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एंड ये केस काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे मेंस में भी पूछा जा सकता है, इवन जब आप पर्सनालिटी टेस्ट में जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे, तब आपसे ये चीज पूछी जा सकती है। और प्रीलिम्स के लिए तो कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बता ही दिए ऑलरेडी, जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। गाइस, इस पूरे मुद्दे से रिलेटेड एक अपडेट सामने आई है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र असेंबली के 12 लेजिस्लेचर को सस्पेंड करने के डिसीजन को रद्द डिक्लेयर कर दिया है, नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। 12 विधायकों को जो सस्पेंड किया था महाराष्ट्र सरकार ने, जिसके बारे में भी हमने पूरी चीज डिटेल में डिस्कस करी, तो इस पूरे मुद्दे को जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। किस ग्राउंड पर? कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। तो इससे हमें क्या चीज सीखने को मिल रही है कि लेजिस्लेचर की सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी को अगर लगता है, और आप जानते भी गाइस कि जुडिशरी जो है उसका काम ये भी है कि जब भी लेजिस्लेचर जो है वो किसी प्रकार की अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी या कोई भी अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी करता है, या कोई भी ऐसे रूल्स आते हैं जो कि असंवैधानिक होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के विरुद्ध होते हैं, तो ऐसे रूल्स को जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ऐसे लेजिस्लेटिव रूल्स को या लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए रूल्स को या एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाए गए ऑर्डर रूल्स को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है, राइट। तो ये एक बड़ा बड़ा अपडेट है जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर एक लेजिस्लेटिव असेंबली अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी एक्टिविटी करती है जो कि या ऐसे ऑर्डर रूल्स बनाती है, राइट, या फिर अपने मेंबर्स के लिए भी ऐसे ऑर्डर पास कर देती है, जैसे कि अभी सस्पेंशन का ऑर्डर था, राइट, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर साबित होता है, तो क्या उसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन ले सकती है? तो बिल्कुल डिसीजन ले सकती है उस पर। आप अगर मेंस में आ जाए तो आप ये जरूर एग्जांपल जो है वो मेंशन करिएगा। महाराष्ट्र के 12 एमएलए को जो सस्पेंड किया, तो उसका जरूर आप ये मेंशन करिएगा। तो अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया है, राइट, क्योंकि बताया गया कि ये रेजोल्यूशन जो है वो इलीगल था और ये असेंबली के पावर के बियॉन्ड था, मतलब कि रूल 53 को असेंबली ने फॉलो नहीं किया। और कोर्ट ने क्या चिंता व्यक्त की थी पूरे मुद्दे में, पूरे मामले में, तो वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। और अब क्या होगा गाइस? तो जिन विधायकों को महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पिछले साल जुलाई में सत्र के दौरान निलंबित कर दिया गया था, उन्हें उस सत्र की समाप्ति के बाद विधायकों को मिलने वाले लाभ एवं अधिकार प्राप्त होंगे। तो एमएलए जो है उनको पूरे बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे जैसे ही सेशन जो है वो एंड होगा, राइट, उन एमएलए को जिनको सस्पेंड किया गया था। तो ये था गाइस पूरा वाला टॉपिक। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। गाइस, लेजिस्लेटिव असेंबली का या लोकसभा का या पार्लियामेंट का इन जनरल काम क्या है, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो देश के निवासी हैं, देश के सिटीजन हैं, जिन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, मतलब कि एमपी एमएलए को चुना है, वो किस लिए चुना है कि ये एमपी एमएलए जो है वो हाउस में बैठकर जनता के वेलफेयर के लिए, जनता के कल्याण के लिए जो है वो काम करें, नियम बनाए जनता के हित के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। बट ऐसा अक्सर नहीं होता है। आप जानते हैं कि हाउस के अंदर कई बार शेर और शायरी चल रही होती है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले जाते हैं, कमेंट पास किए जाते हैं, राइट। तो ऐसी हरकतें आप अक्सर देखते होंगे, कई बार गाली गलौज तक जो है वो हो जाती है, राइट। आप लोग जानते हैं कई बार मारा पीटी तक भी जो है वो बात जो है वो उभर आती है ना। तो ऐसी चीज अक्सर हम लोग को देखने को मिलती है, अक्सर, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो या पार्लियामेंट की बात हो, अक्सर इस प्रकार की घटनाएं होती है। और इसके कारण सबसे ज्यादा नुकसान क्या होता है? हाउस के टाइम का सबसे ज्यादा नुकसान होता है कि ये लिमिटेड टाइम पर हाउस के जो सदस्य हैं वो जनता के हित के लिए जिन्हें काम करना चाहिए वो जनता के हित के लिए काम नहीं करते, वो इस टाइम को बर्बाद करते हैं एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने में। तो उसी पर ही बेस्ड एक बहुत बेहतरीन सा आर्टिकल है, आपको काफी सारे पॉइंट्स मिलेंगे मेंस में लिखने के लिए, तो बहुत ध्यान से इस आर्टिकल को सुनिएगा। तो गाइस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एक वैश्विक नेता बनने की इच्छा रखने वाले राष्ट्र को, यानी कि गाइस हम एस्पायर कर रहे हैं वर्ल्ड का लीडर बनने के लिए, तो एक वैश्विक नेता बनने की इच्छा रखने वाले राष्ट्र को अपने नागरिकों के कल्याण पर बहस करनी चाहिए।
मतलब कि अगर हम वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं तो हमें अपने सिटीजन्स के वेलफेयर पर, अपने नागरिकों के कल्याण पर डिस्कशन करना चाहिए, डिबेट्स करना चाहिए, ना कि संसद को एक दूसरे पर उपहास करने और व्यक्तिगत हमला करने का मंच बनाना चाहिए। तो संसद जो हम लोग को देखने को मिलती है गाइस, पार्लियामेंट जो हमें देखने को मिलती है, तो उसे हमें एक अच्छी यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट पर बहस करने का, जो ऑब्वियस ही बात है कि जो उसका काम है, पार्लियामेंट जो है उसका पर्पस क्या है, राइट, कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए जो है वो पार्लियामेंट काम करती है, कि वहां पर हमारे एमपी बैठकर रूल्स रेगुलेशन जो है वो बनाए, है ना। यही लेजिस्लेचर का फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन हम लोग को देखने को मिलता है। तो बात वही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया कि हम एक वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं, और देखिए हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। हम अपने समय वेस्ट कर रहे हैं, अपने हाउस का कीमती समय जो है वो वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करी और मेंशन करी। बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने और विश्व नेता यानी कि वर्ल्ड लीडर बनने की महत्वाकांक्षा रखने के बाद जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, निर्वाचित सदस्य जो हैं, इनको कम से कम यह पता होना चाहिए कि उनसे सदन में अस्थिरता की नहीं बल्कि राजनीति का प्रदर्शन करने की उम्मीद की जाती है। तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वो इस प्रकार से पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स है, पार्लियामेंट का जो बिजनेस है, उसको डिसरप्ट ना करें, राइट, उसमें बाधा ना बने, बल्कि उसमें कंट्रीब्यूट करें, पब्लिक के वेलफेयर के लिए अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान दे। ये उम्मीद की जाती है एक एमपी या एमएलए से, राइट। और विधायिका वह पहली जगह होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो, विधायिका वह पहली जगह होती है जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से आम आदमी को न्याय मिलता है। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, इसको जरूर यूज करना अपने मेंस के आंसर में, कि लेजिस्लेचर इज द फर्स्ट प्लेस वेयर जस्टिस इज डिस्पेंस्ड टू द कॉमन मैन थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिख लो, लेजिस्लेचर इज द फर्स्ट प्लेस, लेजिस्लेचर पहली जगह है जहां पर न्याय मिलता है कॉमन व्यक्ति को एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के माध्यम से। न्याय कैसे मिलता है कि हमारे जो लेजिस्लेचर्स हैं, एमपी एमएलए हैं, ये क्या करें, ये मिलकर कानून बनाएं जनता के हित के लिए, जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके वेलफेयर के लिए, राइट। तो ये एक सबसे पहली जगह है जहां पर एक कॉमन मैन को डेमोक्रेटिक प्रोसेस के माध्यम से न्याय मिल पाता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीजों के बारे में इसलिए जो है वो बताया, ये सब हम लोग डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट को, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर तब आया जब महाराष्ट्र विधानसभा के 12 एमएलए जो हैं, तो उनके सस्पेंशन से रिलेटेड केस चल रहा था कि उन्होंने उपद्रव जो है वो मचाया था, राइट, हाउस को जो है वो डिसरप्ट किया था। तो इसीलिए ये डिसरप्शन का जो है वो मामला सामने आया। तो हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, कि संसद में किस प्रकार से ये डिसरप्शन होते हैं। तो डिसरप्शन गाइस आज की डेट में डिस्कशन को रिप्लेस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। डिसरप्शन रिप्लेस कर रहे हैं डिस्कशन को, यानी कि चर्चा एवं विमर्श की जगह अब व्यवधान यानी कि डिस्टरबेंस लेता जा रहा है। तो चर्चा एवं विमर्श यानी कि डिस्कशन जो होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, तो डिस्कशन नहीं हो रहा है, डिसरप्शन हो रहा है, राइट। पार्लियामेंट के अंदर मेंबर्स जो है वो आपस में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपस में हाउस की प्रोसीडिंग को बर्बाद कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। हाउस के जो लेजिस्लेटिव फंक्शन का जो फाउंडेशन है, जो मेन चीज है, जो नींव है हमारी विधायी कामकाज की, वो क्या है, वो चर्चा और विमर्श है, जिसको अब व्यवधान, जिसकी जगह पर अब व्यवधान हमें देखने को मिल रहा है, डिसरप्शन हमें देखने को मिल रहा है डिस्कशन की जगह, राइट। और एक रिपोर्ट जो है वो गई सामने आती है, पीआरएस की रिपोर्ट, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च रिपोर्ट एक सामने आ रही है, जिसमें बताया गया कि 15वीं लोकसभा जो 2009 से 2014 तक चली थी, यहां पर डिसरप्शन जो था वो बहुत ज्यादा था। यहां पर लोकसभा मात्र 61% तक ही काम कर पाई और राज्यसभा 66% तक ही अपने शेड्यूल टाइम से काम कर पाई। इसका मतलब क्या है, मतलब सिंपल तरीके से 60% मानो कि एक, जैसे फॉर एग्जांपल 10 घंटे, तो 10 घंटे अगर लोकसभा चल रही है, तो उसमें से लोकसभा ने 4 घंटे तक तो बकवास करी, कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ, सिर्फ 60% का ही प्रोडक्टिव काम हुआ, 40% तो बकवासें हुई, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले गए। इसका मतलब ये है, तो 15वीं लोकसभा अपने पोटेंशियल समय से, अगर यानी कि अपने पूरे टाइम में उसने ये मान के चलो 40% टाइम बर्बाद किया, राइट।
ये 40% को यूज कर लेती तो और बेटर तरीके से और नए कानून जनता के हित के लिए शायद बन पाते और भी बड़े बड़े मुद्दों पर डिस्कशन हो पाते। बट क्या हुआ, बर्बाद हो गए, एक दूसरे के ऊपर टाइम को बर्बाद किया, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल गए। एक और पीआरएस की रिपोर्ट सामने आई है जिसने 16वीं लोकसभा की बात करी है कि 16वीं लोकसभा ने अपने निर्धारित जो समय है उसका 16% समय जो है वो इन सब मतलब एक्टिविटीज में गवा दिया, खराब कर दिया। बट हालांकि 15वीं लोकसभा से ये बेटर है, 15वीं लोकसभा ने अपना 37% बर्बाद किया। बट जो 16वीं लोकसभा है 2014 से 2019 की, इसने 14वीं लोकसभा से अपना समय खराब किया था, यानी कि 14वीं लोकसभा में 13% ही समय जो है वो बर्बाद हुआ था और 16वीं लोकसभा के अंदर 16% समय जो है वो बर्बाद हुआ था। देखो इसमें इतना ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं आंकड़े, बस आपको तो एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है कि लोकसभा के अंदर या राज्यसभा या लेजिस्लेचर के अंदर हम लोग को जो डिसरप्शन, व्यवधान जो देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो कि आज की डेट में लगातार बढ़ता जा रहा है। जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था कि आज की डेट में डिस्कशन की जगह डिसरप्शन लिए, ये चीज जरूर आप मेंशन करिएगा, राइट। बाकी ये सब आंकड़े टाइम वगैरह से रिलेटेड याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये सब जो व्यवधान जो हो रहे हैं, डिसरप्शन जो हो रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये डिस्कशन कर लेते हैं पार्लियामेंट के अंदर, डिस्कशन जो होता है वो कंट्रोवर्शियल इश्यूज के ऊपर कई बार डिस्कशन हो जाता है, तो इसको लेकर एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज, कीचड़ उछालना, ये सब चीजें चलती रहती है। दूसरी बात, एक जो रूलिंग पार्टी होती है यानी कि जिसकी सरकार होती है, उसके लिए डिसरप्शन बहुत बढ़िया होता है। कैसे? क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से परे हो जाती है। मतलब कि अब आप बात को समझना, किसी व्यक्ति को अगर अपना टाइम वेस्ट करना है तो वो फालतू की बातें करेगा अपना टाइम वेस्ट करने के लिए या सामने वाले का टाइम निकालने के लिए, कि जिससे कि उससे कुछ और चीज, इंपॉर्टेंट चीज ना पूछ ली जाए। तो ये होता है, जनरली हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और मैं भी आपको गाइस यही चीज एडवाइस करूंगा। आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तैयारी, आपके लिए टाइम बहुत कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नेवर से कि आपको रेगुलर मतलब हमेशा सिर्फ पढ़ाई 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 करते रहना, बिकॉज ये ब्रेन के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता। क्योंकि आप करोगे 3 4 5 दिन तक, आप बिल्कुल फोकस होगे, सोचोगे कि मैं बिल्कुल जो मेरी रेगुलर एक्टिविटीज चल रही है, जैसे कि होता है कि कई बार हम लोग की रेगुलर एक्टिविटीज में, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 2 3 4 घंटे से ज्यादा की सिटिंग नहीं ले पाते। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, वैसे अभी तो आप लोग तो ट्रेन हो गए होंगे, 8 8 घंटे की तो आपकी प्रैक्टिस आपको रखनी ही है, 8 8 9 9 घंटे की पढ़ने की प्रैक्टिस, राइट। बट मैं आपको अगर बात करूं स्टार्टर्स की, यानी कि जो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टर मतलब खाने वाला स्टार्टर नहीं, जो स्टूडेंट जो है वो तैयारी शुरू करते हैं, राइट, मतलब स्टार्ट ही करते हैं जस्ट। तो जैसे कि खाने में भी, अभी स्टार्टर की बात हुई तो खाने पर भी बात करते हैं। आप रेस्टोरेंट जाते हो तो आप क्या बोलते हो कि चलो स्टार्टर में एक काम करो कि ये सब लिया हो, जैसे कि आप स्टार्टर पे फॉर एग्जांपल कोथे वगैरह मंगा लेते हो खाने के लिए, या कुछ भी हल्का फुल्का स्नैक्स टाइप का आपने स्टार्टर पे मंगा लिया, हल्का फुल्का टेस्ट करने के लिए, कि फैमिली के साथ बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, या फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, तो आपने पहले स्टार्टर मंगा लिया, बोला कि डिनर थोड़ी देर बाद करेंगे, पहले स्टार्टर लिया चलो। तो खाने में पहले स्टार्टर लेते हैं ना, वो हल्का फुल्का होता है, फिर मेन कोर्स जो आता है वो हैवी होता है। तो जब प्रिपरेशन करने बैठे हो तो पहले हल्के हल्के से शुरू करो, स्टार्ट करो। जैसे कि अभी अभी आपने अगर प्रिपरेशन करना शुरू किया 2 घंटे दो अपने आप को, फिर धीरे से मतलब जैसे मान के चलो 1 महीने के बाद, 1 महीना बहुत लंबा समय बोल रहा हूँ मैं, वैसे इतना लंबा समय नहीं होना चाहिए, 15 दिन के बाद आपको 2 से 3 घंटे में उतर जाना चाहिए, फिर नेक्स्ट 15 डेज में 3 से 4 घंटे। तो ऐसे क्या होता है, धीरे धीरे करके आपका लेवल जो है वो रेज होता है, लेवल जो है वो बढ़ता है। और एकदम से अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल कि आज आज आपका जो है वो शाम होने के बाद आपका मन करता है रिलैक्स करने का, फिर आप सोचो कि नहीं एकदम मैं तो पूरे दिन पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, 4 दिन में 5वें दिन बीमार पड़ जाओगे, 5वें दिन तो 2 घंटे भी नहीं पढ़ने की हिम्मत होगी आपको, या फिर अगर बीमार नहीं भी पढ़ोगे तो बिल्कुल मन नहीं लगेगा। मन इन द सेंस आपका दिमाग जो है बोलेगा कि अभी साइड में रखो, अभी बहुत हो गया, बहुत दिमाग फट रहा है, अभी अपन को रिलैक्स करना है। ऐसा होगा, और ऐसा हुआ भी होगा आपके साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और टाइम को आपको प्रोडक्टिव बनाना है, राइट। और पार्लियामेंट तो प्रोडक्टिव बना नहीं रही है, आप बनाओ तो आप अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाओगे तो आप ही का फायदा होगा। गेटिंग माय पॉइंट। आपको टाइम प्रोडक्टिव बनाना बहुत जरूरी है। कई बार मैं इस प्रकार की बातें कहता हूं, आपके साथ बातचीत करता हूं, डिस्कशन करता हूं, तो शायद कई सारे लोगों को लगता होगा अरे यार सर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं लगता होगा। बट आई एम टेलिंग यू कि जो चीज मैं आपको बताता हूँ वो आप ही के फायदे की होती है, बिकॉज माई ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू टीच, माई ऑब्जेक्टिव इज टू मेक यू एन ऑफिसर। एन ऑफिसर बनने के लिए आपको पूरी पर्सनालिटी डेवलप करना जरूरी है। पर्सनालिटी इस एग्जाम में आपको क्या लगता है पढ़ लिया और एग्जाम क्रैक हो गया? नहीं, पर्सनालिटी आपको डेवलप करना है, उस डिसिप्लिन में आना है, और उसके लिए मैं अक्सर आपको मोटिवेट करता हूं, राइट। चलो एनीवेज आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। तो इससे रूलिंग पार्टी जो है गाइस वो क्या करती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से परे होती है, राइट, हटती है, और साथ ही साथ अनलिस्टेड डिस्कशन के लिए टाइम ही नहीं बच पाता, और साथ ही साथ डिसिप्लिनरी पावर जो होती है वो सबसे आखिरी में जो है वो यूज की जाती हैं, राइट। और फिर
पार्टी पॉलिटिक्स हम लोग को देखने को मिलती है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल कर जो है वो काम किया जाता है इस प्रकार से, राइट। और किया क्या जाना चाहिए, चलो ये सब तो प्रॉब्लम चल रही है पार्लियामेंट के अंदर, बट हम करें क्या। तो पहली बात तो स्ट्रिक्टली लागू करो कोड ऑफ कंडक्ट को, आचार संहिता को सख्ती से लागू किया जाने की आवश्यकता है एमपी और एमएलए के लिए। और आचार संहिताओं का पालन ना करने वाले, सदनों के कामकाज में बाधा डालने वाले सांसदों को, मतलब कि जो भी एमपी एमएलए हाउस के बिजनेस, हाउस की प्रोसीडिंग को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उस पर बाधा डाल रहा है, तो उसको तुरंत जो है वो चेयरपर्सन सस्पेंड करें, तुरंत सस्पेंड करें उस एमपी एमएलए को, राइट। और वर्तमान सरकार के लिए और अधिक लोकतांत्रिक होने और विपक्ष को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रखने का अवसर देने की जरूरत है। तो आज की डेट की जो सरकार है, रूलिंग गवर्नमेंट जो है, उसे क्या करना चाहिए, अपोजिशन को भी मौका देना चाहिए अपने व्यूज को रखने का, और एक पार्टिसिपेटरी, मतलब अपोजिशन के साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने का, डेवलप करने का कार्य जो है वो करना चाहिए, जो कि आज की डेट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। एंड प्रोडक्टिविटी मीटर का यूज करो, ये भी जो है वो एक सजेशन है। प्रोडक्टिविटी मीटर, एक ऐसा मीटर क्रिएट करो जिसमें आप जितना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो उस टाइम को रिकॉर्ड करो। जैसे मैंने आपकी प्रिपरेशन के दौरान भी जो है वो कहा है कि आपको क्या करना है, अपने टाइम को जो है वो नोट डाउन करना है कि आप कितना टाइम जो है वो यूटिलाइज कर रहे हो, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रिपरेशन गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पार्लियामेंट के अंदर भी एक प्रोडक्टिव मीटर क्रिएट करो कि आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उस टाइम को देखो, ऑब्जर्व करो और इंप्रूवमेंट करो, राइट। मॉनिटर करो कि डे टू डे जो वर्किंग होती है हाउस की, उनमें कितना टाइम प्रोडक्टिविटी में लिया जा रहा है और कितना टाइम वेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि आपको जहां पता लग जाएगा कि आपने जहां जितना टाइम वेस्ट किया, ऑटोमेटिकली आप वेस्टेज टाइम पर जो है वो सुधार करना शुरू करेंगे। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पास जो है वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड रखेंगे, कितना आप पढ़ाई के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान जो है वो आप किन किन चीजों पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, और जिन भी फालतू चीजों पर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तुरंत उसको एलिमिनेट करो। जैसे आपने कई बार काफी सारे टॉपर्स का इंटरव्यू सुना होगा, श्रुति देशमुख 5th रैंक, उनका इंटरव्यू सुनना, उन्होंने इस चीज के बारे में पर्टिकुलरली मेंशन किया है कि उन्होंने क्या किया था एग्जाम के दौरान, कि वो लिखती थी कि वो उन्होंने क्या क्या चीजें वो कर रही हैं, यानी कि अपनी डे टू डे जो उनकी लाइफस्टाइल थी वो पूरी चीज लिखती थी कि मैंने इतने घंटे पढ़ाई करी, इतनी देर मैंने खाना खाने में बिताया, हर एक पॉइंट फिर एनालाइज किया जाता था आखिरी में कि कितना टाइम उन्होंने पढ़ाई पर प्रोडक्टिव दिया। ये चीज आप करो, ये प्रैक्टिस आप करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू सच काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, राइट। चलो ये वाला टॉपिक जो है वो इसी के साथ फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ डिसरप्शन पार्लियामेंट का टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। गाइस ये न्यूको वायरस का पंगा तो आप लोग को अभी तक पता ही लग चुका होगा कि ये है क्या, राइट। 3 में से 1 लोगों की मौत हो रही है, ऐसा दावा जो है वो किया जा रहा है। किसके द्वारा? उसी के द्वारा जिसने वायरस को छोड़ा, वुहान से ही दावा हो रहा है, वुहान यूनिवर्सिटी से, राइट। तो देखो आपको मैं क्लियरली बता दूं कि जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो आपको इस प्रकार के कोई दावे को जो है की पुष्टि नहीं करनी है कि ये वायरस चाइना से ही आया है, राइट। क्योंकि कहीं पर भी ऑफिशियली इस चीज की पुष्टि नहीं हुई है। जहां पर भी है वो संभावना की कैटेगरी, सस्पिशन की कैटेगरी पे हम लोग को बस देखने को मिल रहा है, राइट, कि सस्पिशन है, कि लग रहा है ऐसा कि वहां से ये जो है वो आया है, वायरस आया है। तो इसलिए आपको जब मेंस के आंसर में आप लिखेंगे तो आप सस्पिशन ही लिखिए कि ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वहां से आया हो, राइट, कि साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने जो है वो कोई रिसर्च जो है वो कंडक्ट करी हो, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कंडक्ट करी हो, तो इसके बारे में भी मेंशन कर देना। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च पता है ना कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च क्या होता है? नहीं पता तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताओ, मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। तो इस प्रकार से आपको अपने आंसर्स को बनाना है कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के माध्यम से हो सकता है कि ये वायरस जो है वो लीक हुआ हो, ऐसी वेरियस रिपोर्ट्स का कहना है। आपको पुष्टि नहीं करनी है, आपको बस ये बताना है कि ऐसी वेरियस रिपोर्ट्स का कहना है ना। तो इसलिए नहीं तो पता लगे लिख दो कि चाइना से ये वायरस आया और भड़ास निकाल दी। तो कभी भी जो चीज ऑफिशियल नहीं होती, कभी भी उस चीज को आपको लिखना नहीं हो, और एज अ ब्यूरोक्रेट कभी भी अनऑफिशियल चीजों को स्प्रेड नहीं करना है, बोलना नहीं है, राइट। जो भी चीज आप बोल रहे हो उसको किसके साथ बोलो? सोर्सेस के साथ बोलो कि ये फलाना चीज जो है वो सोर्स के माध्यम से पता लगी है, राइट, फलाना सोर्स के माध्यम से पता लगी है। तो आपको बता दें गाइस कि चाइना के अंदर जो साइंटिस्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं, उन्होंने वार्निंग दी है एक नए कोरोना वायरस की, नए स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस की, जिसका नाम है नियोकोव। और ये बिल्कुल मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि मर्स कोरोना वायरस से रिलेटेड है। और ये नया वायरस जो है वो साउथ अफ्रीका में पाया गया है और बहुत तेजी से ये फैल रहा है।
नियोकोव के अंदर हम लोग को मोर्टालिटी रेट 3 में से 1 का देखने को मिलता है। बहुत हाई मोर्टालिटी रेट है, यानी कि 3 लोग इन्फेक्ट होंगे, उनमें से 1 लोग की मृत्यु जो है वो तय है। बहुत तेजी से फैलने वाला ये वायरस है और कुछ साइंटिस्ट हैं वुहान यूनिवर्सिटी के, उनका कहना है कि ये वायरस जो है वो बिल्कुल ह्यूमन की बॉडी में वैसे ही एंटर करता है जैसा कि कोरोना वायरस एंटर करता है। इसके अलावा नियोकोव जो है गाइज, ये एक बैट कोरोना वायरस हम लोग को देखने को मिलता है। चमगादड़ से फैलने वाला कोरोना वायरस है। पहली बार जैसे 2011 में आइडेंटिफाई किया गया था। ये आइडेंटिफाई किया गया था एक चमगादड़ की प्रजाति में, और उस चमगादड़ की प्रजाति का नाम है नियोरोमीसिया। तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि इसको नियोकोव क्यों कह रहे हैं। इस चमगादड़ की प्रजाति के नाम से ये नियो नाम बना है, तो इसलिए इसको नियोकोव वायरस जो है वो कहा जा रहा है। इसके अलावा ये जो चमगादड़ है इसे कॉमन तौर पर एलोई चमगादड़ या एला चमगादड़ कहते हैं, राइट। एला चमगादड़, एला चमगादड़, राइट। छत्तीसगढ़ी में जैसे आपको शायद पता होगा कि कुछ कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, तो छत्तीसगढ़ी में एला, एला वेला, ऐसे इस टाइप की लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो हमारे देश की बहुत ही बढ़िया बढ़िया सी लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग टाइप की, अलग अलग चीजें सुनने को मिलती, कभी कभी इंटरेस्टिंग भी लगती, खुशी लगती है, अरे नया वर्ड सीखने को जो है वो मिला, राइट। एनीवेज, हमारा देश जो है वो बहुत अच्छा है, अलग अलग लैंग्वेजेस हमारे देश में हम लोग को देखने को मिलती हैं, अलग अलग लोग हैं, राइट। कुछ कुछ अतरंगी लोग भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। यू जस्ट हैव टू एंजॉय गाइस, आपको किसी को भड़ास निकालने की जरूरत नहीं। यू गाइस आर ऑफिसर्स, यू गाइस आर ब्यूरोक्रेट्स। जब आप देखो किसी को अतरंगी हरकत कर रहा है, परेशान मत हो, स्माइल करो, बोलो कि बेचारा परेशान है, गेट वेल सून। जब जो होता है ना कि कुछ लोग आपको किलपाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं, यू जस्ट हैव टू रिलैक्स। ये टाइम नहीं आपका गुस्सा करने का, ये टाइम है आपका किस चीज का, ये टाइम है आपका एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए अपना जी जान लगाने का, राइट। तो कॉमनली इस पर्टिकुलर चमगादड़ को एला या ALOE बैट्स के नाम से जाना जाता है, जो कि बताया जाता है कि एफ्रो मलाग्से क्षेत्र जो हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि अफ्रीका वाला क्षेत्र और ये मडागास्कर वाला क्षेत्र, तो इस क्षेत्र पर ये जो बैट्स से चमगादड़ हैं ये फैले हुए हैं। और नियोकोव जो है गाइस वो 85% सिमिलर है मर्स कॉव जितना, यानी कि मर्स कॉव जो हम लोग को देखने को मिलता है अभी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो उससे उसकी सिमिलैरिटी 85% की है जीनोम सीक्वेंस के मामले में, राइट। तो ये बिल्कुल क्लोज रिलेटिव आप कह सकते हो मर्स कॉफ का हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, नियोकॉफ। तो ये कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताया नियोकॉफ से रिलेटेड, सिर्फ इतनी सी चीज ध्यान में रखो, दैट्स इट गाइस। इंडिया और फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल पर एक डील साइन करी है, तो इसी पर ही हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये डील टोटल 374.96 मिलियन US$ की हमें देखने को मिल रही है, और ये डील साइन हुई है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के बीच में। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड और फिलीपींस के साथ ये डील हुई है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा ब्रेक करूं, डिटेल में जाऊं, तो आप कह सकते हैं कि इंडिया रशिया ने फिलीपींस के साथ जो है वो डील करी है, क्योंकि ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी जो है, तो ये ज्वाइंट वेंचर है DRDO का और रशिया की कंपनी का, और इस रशिया की कंपनी का नाम है NPO मशीनो स्ट्रोयेनिया। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये ध्यान में रखो कि इंडिया और रशिया के बीच का एक ज्वाइंट वेंचर है ब्रह्मोस, राइट। और ये पहली एक्सपोर्ट ऑर्डर हम लोग को मिसाइल की देखने को मिल रही है इंडिया और रशिया के बीच में, मतलब कि इंडिया और रशिया मिलकर इस कंपनी के ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से दूसरी किसी कंट्री को जो है वो मिसाइल भेज रहे हैं। तो ये दूसरी कंट्री कौन सी है, फिलीपींस है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और ये सप्लाई किया जाएगा फिलीपींस को शोर बेस्ड, यानी कि तट आधारित एंटी शिप वेरिएंट ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। तो फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का शोर बेस्ड एंटी शिप वेरिएंट दिया जाएगा, और पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है इस मिसाइल का ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि ज्वाइंटली प्रोड्यूस की जा रही है इंडिया और रशिया के द्वारा, राइट। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ध्यान में रखने वाला ब्रह्मोस का, कि ब्रह्मोस इंडिया और रशिया की कंपनी है, ये बात ध्यान में रखो सिंपल तरीके से। और ये ध्यान में रखो कि ये कंपनियां मिलकर पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर इसने उठाया है फिलीपींस का, राइट। और इसका नाम जो ब्रह्मोस पड़ा वो किसके नाम पर पड़ा, तो ब्रह्मपुत्र नदी और मॉस्कवा नदी के नाम पर पड़ा। ब्रह्मपुत्र का ब्रह और मॉस्कवा नदी का मो, तो ऐसे करके ब्रह्मो नाम इसका रख दिया गया। और ब्रह्मो टेक्नोलॉजी जो है गाइस ये केपेबल है कि आप इस मिसाइल को लैंड, सी, सब सी और एयर से लॉन्च कर सकते हो। कहां पर, सरफेस पर लॉन्च कर सकते हो या सी बेस्ड टारगेट को हिट कर सकते हो इस मिसाइल के माध्यम से। इस मिसाइल की रेंज जो है गाइस
मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR के अकॉर्डिंग 290 किलोमीटर सेट की गई है, बट कहा जा रहा है कि बाद में इसको एक्सटेंड करके 450 किलोमीटर और 600 किलोमीटर तक की इसकी रेंज जो है वो बढ़ा दी जाएगी, राइट। तो ये सिंपल सी चीज है जिसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे गेन ऑफ फंक्शन के बारे में कि गेन ऑफ फंक्शन होता क्या है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये गेन ऑफ फंक्शन का टर्म एग्जैक्टली है क्या। तो इसी पर ही हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस। तो बताया जा रहा है कि हाल ही में कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति के बारे में जारी बहस के दौरान गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च शब्द सामने आया। तो कोविड-19 कैसे उत्पन्न हुआ है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, तो इस पर एक डिस्कशन चल रहा था। तो उसी दौरान ये गेन ऑफ फंक्शन टर्म जो है वो सामने रखा गया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। तो गेन ऑफ फंक्शन एग्जैक्टली है क्या, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च ये एग्जैक्टली है क्या। तो इट इज अ फील्ड ऑफ रिसर्च focused on growing generation of microorganisms under conditions that cause mutation in a virus। मतलब कि ये एक रिसर्च की फील्ड है, राइट। अनुसंधान का ये एक क्षेत्र है गेन ऑफ फंक्शन, जिसमें फोकस किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के ऊपर कि उसकी ग्रोथ हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक कंडीशन के अंदर तो उसकी ग्रोथ हो। याद करो कि जब कोरोना वायरस आया था तो काफी सारी न्यूज ऐसी आ रही थी कि चाइना से ये वायरस जो है वो छोड़ा गया है या गलती से लीक हो गया है चाइना से ये वायरस। चाइना एक रिसर्च जो है वो कर रही थी कुछ वायरस के ऊपर और गलती से ये लीक हो गया, पता है ना, याद है आप सभी लोग को, बहुत सारी ऐसी न्यूज जो है वो चल रही थी। तो फिर से इसी पर डिस्कशन हो रहा है और कुछ रिपोर्ट के थ्रू ये दावा किया जा रहा है कि वुहान के साइंटिस्ट गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कंडक्ट कर रहे थे और सीरियल रिसर्च कंडक्ट कर रहे थे जिसी दौरान, यानी कि उसी समय ये वायरस जो है वो लीक हुआ, राइट। तो इसी पर ही हम लोग अभी चर्चा करेंगे और डिटेल में। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि गेन ऑफ रिसर्च एग्जैक्टली है क्या, कि अंडर कंडीशन मतलब कि कुछ कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस प्रकार से ग्रो करना कि वो म्यूटेट कर सके, राइट, उसका म्यूटेशन हो, वो उसके नंबर्स इंक्रीज हो, राइट। तो ये चीज इन एक्सपेरिमेंट को गेन ऑफ फंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर मैनुपुलेटिंग पैथोजेंस इन्वॉल्व है, कि पैथोजेंस को मैनुपुलेट किया जाता है इस प्रकार से कि वो उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि उसके जो प्रसार में जो है वो वृद्धि आ जाती है, उसके नंबर्स इंक्रीज होने लगते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये पॉइंट, और ऐसे एक्सपेरिमेंट अलाउ करते हैं साइंटिस्ट को कि साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई इंफेक्शियस डिजीज कितनी तेजी से जो है वो डेवलप हो सकती है, बढ़ सकती है, और इवन वैक्सीन्स और थेरापेटिक्स जो होती है यानी कि चिकित्सीय उपचार जो होते हैं, तो उसके लिए साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च करने के लिए ये गेन ऑफ फंक्शन एक्सपेरिमेंट या रिसर्च जो है वो कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको कि साइंटिस्ट रिसर्चर क्या करते हैं, एक वायरस कितनी तेजी से, यानी कि अगर वायरस में कुछ चेंजेस आएंगे, मतलब ये एक ऐसी कंडीशन डेवलप करते हैं जिसमें वो वायरस चेंज करता है और चेंज करके अपने आप को म्यूटेट करता है, यानी कि उसके नंबर्स काफी तेजी से इंक्रीज होने लगते हैं। तो इस स्टडी को गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कहा जाता है। और ये स्टडी किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है कि साइंटिस्ट रिसर्चर जानना चाहते हैं कि एक वायरस जो है वो कितनी तेजी से कैसे सर्कमस्टांसेस में फैल सकता है और उसको कैसे रोका जा सकता है, मतलब वैक्सीन के माध्यम से क्या क्या करके उस वायरस को इनएक्टिवेट किया जा सकता है अगर वो वायरस ग्रो करने लगे तो कुछ कंडीशंस में। तो ये बेसिकली साइंटिस्ट रिसर्चर्स जो है वो इन सब चीजों पर रिसर्च करते रहते हैं। बात क्लियर हो गई यहां तक। तो ये पूरी चीज जो है वो होती कैसे है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट कैसा होता है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर मॉडिफाई किया जाता है, जीन ऑल्टरिंग होती है, म्यूटेशन होता है एक ऑर्गेनिजम्स का लैब्स के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर, ये स्टडी करने के लिए कि वो वायरस कितनी तेजी से फैल सकता है, कितनी भारी मात्रा में उस वायरस के अंदर चेंजेस आ सकते हैं जिससे कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, यानी कि उसके नंबर्स बहुत एक्सपेंड हो सकते हैं, बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। तो उसकी स्टडी करने के लिए ये मॉडिफाई करते हैं, चेंजेस करते हैं उस वायरस के अंदर। और गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग और सीरियल पैसेजिंग का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो हम समझेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग और सीरियल पैसेजिंग के बारे में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको आइडिया भी होगा। इसमें क्या होता है कि जीन्स के अंदर जो है वो चेंज होते हैं, यानी कि जीन्स की एडिटिंग होती है। तो एडिटिंग कर दिया जाता है जेनेटिक कोड का, जिसके तहत वायरस को मॉडिफाई कर दिया जाता है। किस तरीके से मॉडिफाइड किया जाता है, जिस तरीके से साइंटिस्ट चाहते हैं। तो साइंटिस्ट ने जो चीज निर्धारित करी होती है कि कैसे इस वायरस को मॉडिफाई करना है, तो उसी अकॉर्डिंग उसके जीन्स में चेंज किए जाते हैं, एडिट करके उसके जेनेटिक कोड को। राइट, क्लियर हो गई। तो ये हो गई जेनेटिक इंजीनियरिंग। और सीरियल पैसेजिंग क्या होती है, इसमें अलाउ किया जाता है पैथोजन को
कि पैथोजन अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में ग्रो करे और अपने आप, मतलब कि इसमें साइंटिस्ट रिसर्चर्स कुछ नहीं करते हैं, बस उस वायरस के जो सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं, यानी कि उसका वातावरण आप कह सकते हो समझने के लिए, कि वो थोड़ा बहुत चेंज करते हैं और फिर ऑब्जर्व करते हैं कि यार ये अगर इस प्रकार का वातावरण होगा, चेंजेस आएंगे तो ये वायरस कैसे बढ़ेगा। मतलब कि साइंटिस्ट रिसर्चर कुछ नहीं करते, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते, उस वायरस को कुछ ऐसे एनवायरमेंट में जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं या ऐसे एनवायरमेंट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि वो अपने आप चेंज होता है, अपने आप। और फिर जैसे उसमें चेंजेस आते हैं तो साइंटिस्ट रिसर्चर बैठकर उसके चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं सीरियल पैसेजिंग। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना सीरियल पैसेजिंग का, क्योंकि अभी जो वार्ता हो रही है, डिस्कशन जो हो रहा है कि ये वुहान से ये किस प्रकार से कोरोना वायरस जो है वो इतना तेजी से फैला, तो बताया ये भी जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि सीरियल पैसेजिंग की घटना हो सकती है, कि साइंटिस्ट रिसर्चर जो है वो गेन ऑफ जो फंक्शन एक्सपेरिमेंट जो है वो कर रहे होंगे और उसी के तहत इन्होंने क्या चीज करी होगी, सीरियल पैसेजिंग जो है वो करी होगी। तो इसी कारण से हो सकता है कि ये वायरस जो है वो स्प्रेड हुआ, काफी तेजी से जो है वो पूरे दुनिया भर में लीक हो गया और स्प्रेड हो गया। बात समझ में आ गई आपके? इसके अलावा इन सब रिसर्च से रिलेटेड इश्यूज क्या हमें देखने को मिलते हैं, तो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के अंदर मैनिपुलेशन इन्वॉल्व है, जिसके तहत काफी सारे पैथोजेनिक माइक्रोब्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो बहुत ज्यादा डेडली बन जाते हैं और बहुत ज्यादा ट्रांसमिसेबल बन जाते हैं। मतलब उसको कंट्रोल करना फिर साइंटिस्ट रिसर्चर के लिए भी कई बार मुसीबत का काम हो जाता है। और यही दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि कोरोना वायरस जो है वो इसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट का एक मतलब रिजल्ट हो, है ना। एंड इसके अंदर जैसे गेन ऑफ फंक्शन है, वैसे ही एक लॉस ऑफ फंक्शन रिसर्च भी होती है। तो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च में साइंटिस्ट रिसर्चर क्या करते हैं, वो वायरस कितनी तेजी से म्यूटेट करेगा, कितनी तेजी से उसके नंबर इंक्रीज होंगे, इस पर काम करते हैं। बट लॉस ऑफ फंक्शन के अंदर ये क्या करते हैं, उसके अंदर इस प्रकार के चेंजेस कर देते हैं कि वो वायरस का म्यूटेशन जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है, मतलब कि वायरस जो है वो अब किसी काम का बचता नहीं है। तो लॉस ऑफ फंक्शन ही रिसर्च कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्या जरूरत थी उनको गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च करने की, राइट। जिसके कारण इतना पूरे दुनिया भर को कितना बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कितने सारे लोगों ने गाइस अपनों को खोया है लिटरली। पता है आप लोग, जैसे अगर आपके घर में कोई गया नहीं है, राइट, मतलब कि, और बहुत अच्छी बात है, यू आर वेरी लकी गाइस, बट आई एम टेलिंग यू कि बी प्रोटेक्टिव। क्यों अभी भी, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं कि लोगों के अंदर जो है वो सीरियसनेस कोरोना वायरस को लेकर अब खत्म हो चुकी है, राइट। लोग बोलते हैं कि अब सब खत्म है, सब नॉर्मल लाइफ लोग जी रहे हैं। यार उनसे पूछो जिनके घर में कोई ना कोई खत्म हुआ है, जिन्होंने किसी अपनों को खोया, उनको पता है कि ये वायरस कितना डेडली है। तो प्लीज केयरलेस मत बनो, मास्क का उपयोग करो अपने लिए एंड अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये वायरस का नेचर आप जानते हो कि ये वायरस आपके थ्रू जो है वो आपके अपनों में भी फैल सकता है। तो ये जो गिल्ट होता है ना कि मैं बाहर गया था और मेरे थ्रू ये वायरस आया और घर में ये वायरस फैल गया और किसी की तबीयत बहुत गंभीर हो गई, बहुत सीरियस हो गए, राइट। तो इस कंडीशन में मत आने दो कभी भी। और मुझे पता है कि यू गाइज आर वेरी सीरियस, तो आप ऐसा नहीं करेंगे, बट हमें स्ट्रिक्ट रहना है, क्योंकि आप आने वाले समय में ब्यूरोक्रेट बनोगे। सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। तो अगर आप खुद स्ट्रिक्ट रहोगे, खुद डिसिप्लिन फॉलो करोगे, तभी तो इस देश को डिसिप्लिन जो है वो सिखाओगे, अपनी डिस्ट्रिक्ट को डिसिप्लिन सिखाओगे, है कि नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। पूरी कमांड अपने हाथ में लो। किसी जगह पर जा रहे हो, दोस्त यार ने मास्क नहीं पहना, वो बोल रहे कि अरे हम तो नहीं पहना, तू क्यों पहन रहा है, तो बादशाह नहीं बनना वहां पर, मास्क नहीं उतारना है ना। अपन को भले ही जो दुनिया कर रही है उसको करने दो, कॉमन मैन का काम है उठपटांग हरकत करना, बट यू गाइज आर नॉट कॉमन मैन, यू गाइज आर ब्यूरोक्रेट्स। एंड आप करोगे तब तो जाकर दूसरे करेंगे, तो यू हैव टू टेक कमांड, आप लीडर हो, राइट। चलिए एनीवेज, तो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च आपको सबको क्लियर होगी। अब गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च जो है गाइस, इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी रिस्क भी बहुत होते हैं, तो ये बड़ा इशू है ना। और इसी रिस्क को जो है वो कहा जाता है ड्यूअल यूज रिसर्च ऑफ कंसर्न। मतलब कि इस पर रिसर्च करने के फायदे तो हैं ही, बट इसके बहुत ज्यादा नुकसान है। ड्यूअल यूज रिसर्च ऑफ कंसर्न, इसी चीज को कहा जाता है, राइट। एंड जो डिस्कशन अभी चल रहा है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च पर, जो वापस से आ गया है रिसेंटली, तो इसमें यही चीज रिपोर्ट जो है वो की जा रही है। मतलब कुछ एविडेंसेस ऐसे प्राप्त हुए जिसमें बताया जा रहा है कि ये वायरस जो है वो एक्सीडेंटली लीक हुआ है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से, राइट। और इस चीज को हम लोग पहले हुआ था, पहले जब डिस्कशन चल रहा था तो उस समय काफी सारे साइंटिस्ट रिसर्चर ने जो है वो बोल दिया था कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये वायरस जो है वो किसी लैब से लीक हुआ है। बट अभी फिर से ये डिस्कशन जो है वो सामने आ गया है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये वायरस जो है वो इन्हीं सब एक्टिविटी, इन्हीं सब रिसर्च के तहत जो है वो लीक हुआ हो सकता हो, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और इंडिया के अंदर इस प्रकार की जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स या
जो सेल्स होते हैं और जो हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उन इस प्रकार की जो एक्टिविटीज होती है उसको किस प्रकार से इंडिया के अंदर रेगुलेट किया जाता है। तो मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और सेल्स रूल्स 1989। तो 1989 के नियम के अनुसार जो है इसे रेगुलेट किया जाता है, इस प्रकार की एक्टिविटीज को इंडिया के अंदर। और 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कुछ गाइडलाइन जारी करी थी, जिसके थ्रू इन्होंने बायो सेफ्टी लैब्स जो है वो स्टैब्लिश की थी, बायो सेफ्टी लैब्स। और हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी लेबोरेटरीज वगैरह जो है, राइट, तो उनको मतलब गाइडलाइंस के माध्यम से उनको इंफॉर्मेशन दी गई थी कि कैसे उन्हें बायो सेफ्टी मेजर्स जो है वो लेने हैं, किस प्रकार से बायो सेफ्टी रिस्क को जो है वो कंट्रोल करना है, राइट। तो ये चीज हम लोग को अभी रिसेंट पास में ही देखने को मिली थी। तो गाइस ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं सीरियल पैसेजिंग क्या होता है, गेन ऑफ फंक्शंस, लॉस ऑफ फंक्शन क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, राइट।